हेलो एवरीवन, मैं हूं एन के महाजन। आप जुड़ चुके हैं डॉक्टर्स बायोलॉजी मेरे साथ। इससे पहले हम लोग लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 कर चुके हैं और चैप्टर था हम लोग का जेनेटिक्स पार्ट 1, जिसको हम लोग बोले थे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। जैसे ही इसको ख़त्म किया हम लोग इसके साथ साथ बोर्ड में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन थे हम लोग उसको भी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग नए चैप्टर के साथ आ चुके हैं और चैप्टर का नाम है जेनेटिक्स पार्ट 2। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिकुलर जेनेटिक्स। आज होगा लेक्चर नंबर 1। बने रहे हमारे साथ, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल। याद रखिएगा, आपको ध्यान से देखना है, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ सकता है। ध्यान से देखिएगा, कोशिश करेंगे आपको अच्छा से अच्छे समझाने की। ठीक है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आज का हमारा जो लेक्चर होगा देखेंगे राइबोस शुगर, ग्लूकोज, डीएनए पैकिंग। ठीक है, डीएनए पैकिंग के साथ साथ नाइट्रोजनस बेस, फिर डबल हेलिकल डीएनए, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, तो सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे अच्छे से कॉन्सेप्ट के साथ। आज का लेक्चर हम लोग का होगा पहला लेक्चर। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि डीएनए, कभी कभी हम लोग बोलते हैं डीऑक्सी और कभी कभी बोलते हैं आरएनए, और वो होता है राइबोज। तो क्या डिफरेंस है, ये से हम लोग समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आ जाइए, थोड़ा सा बैक लेके जाएंगे कार्बोहाइड्रेट में। आपको उतना कुछ नहीं देखना है, जैसे कि ग्लूकोज कितने कार्बन का है, C6, और वहीं पे तुम्हारा क्या है जी, राइबोज कितने कार्बन का है जी, C5। इसका फॉर्मूला क्या है, C6H12O6, और राइबोज का क्या है, C5H10O5। ठीक है, यही से हम लोग का बेसिक कॉन्सेप्ट बनेगा डीएनए का। ठीक है, डीएनए का बेसिक कॉन्सेप्ट यही से बनाने की कोशिश करेंगे और हम आपको लेके आ जाते हैं सीधे राइबोज शुगर पे। ठीक है, ग्लूकोज से हमको अभी फिलहाल कोई भी मतलब नहीं है, हम लोग आ जाएंगे सीधे राइबोज शुगर पे। यहीं से धीरे धीरे हम लोग कॉन्सेप्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर देख लेते हैं। ठीक, आ जाओ, हेडिंग देते हैं राइबोज। आपको समझना, लिखना नहीं है ये। ठीक, राइबोज शुगर चैप्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन आगे समझने के लिए आपको राइबोज शुगर समझना बहुत जरूरी है। राइबोज शुगर कितना कार्बन, C5। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, C5H10O5। ठीक है, इसी को अगर हम लिखना चाहेंगे फॉर्मूला के बेस पे, हाँ, पेंटोज। और तो C5 रहेगा तो क्या बोलेंगे जी, पेंटोज शुगर, और C6 रहेगा तो हेक्सोज शुगर। अगर सुनो, थोड़ा बेसिक ही बता देते हैं। आओ, शुगर कार्बन 6 और कार्बन 5, एल्डोज, और यहाँ पे क्या रहेगा जी, कीटोज। C6 रहेगा, अगर एल्डोज ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे, जी, ग्लूकोज। C6 को हम लोग क्या बोलते हैं, इधर से देखो, शुगर, हाँ, कार्बन 6 अगर रहेगा तो क्या बोलेंगे, हेक्सोज शुगर। क्या बोलेंगे, हेक्सोज शुगर। हेक्स मतलब क्या, 6, और कार्बन 5 आएगा तो क्या बोलेंगे जी, पेंटोज शुगर। ठीक है, कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, यहाँ से ध्यान देखिए। अगर इस हेक्सोज शुगर में एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। क्या बोलेंगे, ग्लूकोज। अगर कीटोन ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे जी, फ्रुक्टोज। क्या बोलेंगे, फ्रुक्टोज। इसी पेंटोज शुगर में अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे जी, राइबोज। क्या बोलेंगे, राइबोज। अगर कीटोज ग्रुप रहेगा तो क्या बोलेंगे जी, राइबोलोज। क्या बोलेंगे, राइबोलोज। यहाँ से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप होगा। तो ध्यान दीजिए, हम लोग को इससे मतलब है सिर्फ C5 किससे है, राइबोज शुगर से। ठीक है, क्योंकि डीएनए में कौन सा शुगर होगा, डीऑक्सी राइबोज, और आरएनए में राइबोज शुगर। ठीक है, तो राइबोज का हम लोग फोटो बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5। क्योंकि हम लोग अगर आरएनए या डीएनए का फुल फॉर्म बताते हैं तो डीऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए का राइबोज शुगर। ठीक है, राइबोज तो शुगर कौन सा वाला है, कार्बन 5 वाला। पेंटोज शुगर है, कौन सा ग्रुप होना चाहिए, एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, एल्डोज में क्या होगा, CHO, और कीटोज में क्या होगा जी, C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5।
एक सब में OH लगा दो, सब में क्या लगा देंगे OH, सब में OH। कितना कार्बन का हो गया 1 2 3 4 और 5, क्या लगा देंगे OH। तो इसका नोमेनक्लेचर करो तो कितने पोजीशन पे OH है रे 2 3 4 5, तो 2 3 4 5, कितना हाइड्रोक्सी है 1 2 3 4, टेट्रा हाइड्रोक्सी, टेट्रा हाइड्रोक्सी कौन सा ग्रुप है जी एल्डिहाइड ग्रुप है। और लास्ट में क्या लगता है अल लगता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितना है 1 2 3 4 5, तो पेंट कितने पोजीशन पे है एल्डिहाइड ग्रुप 1 पोजीशन पे, तो L1 अल, तो 2 3 4 5 2 3 4 5, कितना हाइड्रोक्सी 4 ठो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सी पेंट 1 अल। ठीक है, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। अभी हमको कुछ भी ऑर्गेनिक पढ़ाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा किसका स्ट्रक्चर दी राइबोज शुगर का, किसका राइबोज शुगर का। ठीक है, इसी को साइक्लिक स्ट्रक्चर पे लेके जाएंगे, किस पे साइक्लिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे। इसी को यहाँ ध्यान रखिए, ध्यान रखिए, आइए इसी को पलट के लिखिए तो सीधा करके ऐसे CHO और क्या है जी OH, क्या है जी OH, क्या है जी OH, और क्या है 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे इसको खोलिए, इसको कैसे लिख सकते हैं C11O है कि नहीं है, C11O, और यहाँ पे क्या है जी H है। ठीक है, हाँ इसको हटाइए तो इसको हटा देंगे, इसको खोलिए तो यहाँ क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ ये बॉन्ड खुल जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो एक सेकंड CH, हाँ 1 2 3, ये क्या हो जाएगा जी। ठीक है, OH, ये ऑक्सीजन यहाँ पे खुल गया, डबल बॉन्ड नेगेटिव, हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा तुम्हारा, हाँ यहाँ पे आ गया जी, इसका हाइड्रोजन यहाँ माइनस पर चार्ज पे आ जाएगा, और यहाँ पे जो तुम्हारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आया, यहाँ पे जो आया बॉन्ड को खोले तो क्या हो जाएगा, तो इसको यहाँ पे नहीं दिखा के हम कहीं पे क्या दिखाते हैं बीच पे दिखाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक, तो इसी साइक्लिक स्ट्रक्चर को हम लोग किस रिंग पे डालेंगे जी फुरान ग्रुप पे, तो यहाँ डालो 1 2 3 4, और ये हो गया तुम्हारा क्या जी 5 हो गया। ठीक है, ऐसे ही है, हाँ 5 हो गया। ठीक है, इधर हाइड्रोजन भर देना अपने से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको मिटाएं, इस स्ट्रक्चर को हम लोग फ्यूरान रिंग में डालेंगे, किसमें फ्यूरान रिंग पे। तो फ्यूरान रिंग कितने कार्बन का 4 कार्बन का ऑक्सीजन। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, इसी को हम लोग डालना शुरू करते हैं। सुनिए, ये है पहला कार्बन आपका, तो यहाँ पे पहला कार्बन, ठीक है पहला कार्बन हो गया, पहला कार्बन पे क्या है OH है कि नहीं, ये कौन सा कार्बन दूसरा कार्बन पे क्या है नीचे कार्बन 2 है, ये पहला है तो क्या हो जाएगा OH, और तीसरा कार्बन यहाँ पे क्या है नीचे OH, और चौथा कार्बन पे क्या है जी, हाँ चौथा कार्बन ये है तुम्हारा चौथा कार्बन, और इसी पे लगा हुआ क्या है जी CH2OH, और नीचे क्या आ जाएगा जी इसी का, हाँ OH आ जाएगा, क्या आ जाएगा CH2OH H आ जाएगा। ठीक है, हाँ अब इसका नाम क्या देंगे राइबोफुरानोज, क्या हो गया राइबोफुरानोज। ठीक है, तो तुम्हारा अब देखो देख लेना तो एक बार स्ट्रक्चर सही है, CH2 5 नंबर पे। ठीक है, ये 5वां कार्बन है ना, हाँ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और 5वां कार्बन। ठीक है हाँ, अब ये क्या है राइबोफुरानोज। सुनो, RNA में जो शुगर होता है राइबोज ही होता है। ठीक है, क्या होता है राइबोज शुगर। तो फॉर्मूला देखो तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड, अब यहीं पे अगर हम DNA बोले क्या बोलेंगे, तो देखो डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है, सुनो क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट डेवलप हो रहा है। तो इसमें क्या फर्क है, यहाँ क्यों राइबोज बोले और यहाँ पे क्यों डीऑक्सी बोले। तो सुनो,
जो तुम्हारा राइबोफुरानोज है, ठीक है, दूसरे कार्बन पे, कौन से कार्बन पे, दूसरे कार्बन पे जो ऑक्सीजन है हट जाता है, क्या होता है, हट जाता है। तो कार्बन सेकंड का जो O है रिमूव हो जाता है, क्या होता है, रिमूव होता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेशन, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एट सेकंड कार्बन, कितने कार्बन, सेकंड कार्बन पे जब ऑक्सीजन हट जाता है, इसी को क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेशन। और डीएनए में जो शुगर होता है तो सिंपल शुगर नहीं होता है, वो कौन सा वाला शुगर होता है, डीऑक्सीजनेशन शुगर होता है, डीऑक्सीजनेटेड राइबोज होता है। कितने पोजीशन पे हुआ जी, सेकंड पोजीशन पे। तो इसलिए हम लोग इसको राइबोज को, आरएनए को राइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं और डीएनए को डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। समझ में आया, कितने पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। OH ग्रुप का जो O है उसको रिमूव कर दिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं डीऑक्सीनेशन। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब सुनो एक बात, आओ बेसिक समझने की कोशिश करो, यहां से कार्यक्रम शुरू हो गया, समझ लो। डीऑक्सी क्यों बोलते हैं और ऑक्सी क्यों बोलते हैं, राइबोज क्यों बोलते हैं, डीऑक्सी राइबोज क्यों बोलते हैं, सुनो। RNA का फुल फॉर्म क्या है, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नाम सुनो, राइबोज क्यों, कार्बन 5 वाला। न्यूक्लिक क्यों बोले जी, न्यूक्लिक क्यों बोलते हैं, न्यूक्लियस में मिलता है ये एसिड, ये तुमको आरएनए कहाँ पे मिलेगा, न्यूक्लियस ऑफ सेल। और एसिड क्यों बोले, क्योंकि इसके साथ अभी तुमको क्या मिलने वाला है, फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ मिलेगा, डिटेल में देखेंगे। और डीएनए क्या बोले जी, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सुनो, राइबोज शुगर तो C5 वाला ही है, लेकिन डीऑक्सी क्यों बोले, याद आ रहा है, राइबोज शुगर के सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए थे, कितने पोजीशन पे, C2 पे ऑक्सीजन को क्या कर दिए, हटा दिए, डीऑक्सीनेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक क्यों बोलते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस में मिलता है। और एसिड क्यों बोले, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ रहेगा, H3PO4, कौन सा रहता है जी, H3PO4, या फिर फॉस्फेट ग्रुप है इसीलिए, ठीक है। हम लोग यहां तक समझ गए, ठीक है। अब सुनो एक बात, आरएनए का फॉर्मूला क्या बताया था, C5H10O5। और डीएनए का फॉर्मूला बताओ तो C5H10O5। गलत, क्यों, O4 होगा ना, क्यों O4 होगा, क्योंकि उसके सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर दिए थे, रिमूव कर दिए थे। सेकंड पोजीशन पे एक ऑक्सीजन को हम लोग क्या कर दिए थे, रिमूव कर दिए थे। समझ में आ रहा है, ठीक। आ जाओ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तेजी से। आओ, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा, ध्यान देना, ठीक। आओ, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या है जी, नाइट्रोजनस बेस। क्या है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस, इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, NB। कितने किस्म का, 2 टाइप्स, कितने टाइप्स रे, 2 टाइप्स ना, क्या क्या जी, प्यूरिन, क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस 2 किस्म का होता है ना, प्यूरिन, और दूसरा क्या होता है, पैरिमिडीन। तो ये फिर कितने किस्म का, सुनो, सबसे पहले तो ये पूछता है कि नाइट्रोजनस बेस कितने रिंग का होता है जी, डबल रिंग का। कितने रिंग का, डबल रिंग का। सुनो, कितने रिंग का, डबल रिंग का। तो सुनो यहीं पे ध्यान देना, डबल रिंग। और प्यूरिन क्या होता है जी, सिंगल रिंग। रिवाइज करा रहे हैं, आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तेजी से निकाल दे, बोन इधर उधर होगा तो ध्यान देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, नाइट्रोजनस, सुनो, डबल रिंग, और पैरिमिडीन क्या है जी, सिंगल रिंग। तो फिर कहता है कि नाइट्रोजन इसमें कितना है, टोटल 4। तो कहाँ कहाँ पे है, तो नाइट्रोजन 8 1 1 3 7 1 3 5 है ना, नाइट्रोजन 8 1 3 7 9 पे। और यहाँ पे नाइट्रोजन 8 कितने पे है जी, नाइट्रोजन 8 1 and 3 पोजीशन पे, 1 and 3 पोजीशन पे। तो देख लो यहाँ पे, लगा दो, लगा देना यार, देखो लेक्चर चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। तो याद रखना, नाइट्रोजन बेस कितने किस्म का, 2 किस्म का, प्यूरिन, दूसरा पैरिमिडीन। प्यूरिन क्या है, डबल रिंग है, और पैरिमिडीन क्या है, सिंगल रिंग है। कहता है नाइट्रोजन कितना है टोटल, कितने पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, 3 पोजीशन पे, 7 पोजीशन पे, 9 पोजीशन पे। और नाइट्रोजन यहाँ पे कितने पोजीशन पे, 1 और 3 पोजीशन पे। तो टोटल नाइट्रोजन कितना रहे, 1 3 7 9 4, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। कितने पोजीशन पे, 2 पे। अब आ जाओ, सॉरी, 1 3 7 और 9। फिर ये प्यूरिन बेस कितने किस्म का, 2 किस्म का, कितना, एडेनिन
अरे प्यूरिन कितना याद आ रहा है फॉर्मूला? आजा क्या रे, आज याद आ रहा है? ए और जी, ए जी पूरी याद आ रहा है? फॉर्मूला बताया था ना, ए जी पूरी। तो प्यूरिन कितने किस्म का? 2 किस्म का। ए मतलब एडिनिन, इसी को क्या ऐसे दिखाते हैं, और जी मतलब गुआनिन, क्या होता है? गुआनिन, इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी से, ए और जी। और पायरिमिड कितने किस्म का? 3 किस्म का। कितने किस्म का? 3। सी टी यू, सी फॉर साइटोसिन, क्या होता है? साइटोसिन। टी फॉर थायमिन, क्या होता है? थायमिन। और यू फॉर यूरेसिल, है कि नहीं है? अब आ जाओ एक साथ, नाइट्रोजन बेस 2 किस्म का प्यूरिन। प्यूरिन में कौन कौन होता है? एडिनिन और गुआनिन। पायरिमिडिन में क्या होता है जी? सी टी यू, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। प्यूरिन में कौन सा बेस? एडिनिन और गुआनिन। और पायरिमिडिन में, पायरिमिडिन में कौन सा है जी? साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। एक बात बताओ, सुनो, साइटोसिन तो दोनों के लिए कॉमन है। किसके लिए जी? साइटोसिन जो तुम्हारा होता है डीएनए में भी मिलेगा एंड आरएनए में मिलेगा। तो पहला सवाल पूछता है कि पायरिमिडिन का कौन सा ऐसा बेस है जो दोनों में मिलेगा? साइटोसिन। तो फिर थायमिन किस में मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ डीएनए में। क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और यूरेसिल कहाँ पे मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ आरएनए में। समझ गए? यूरेसिल कहाँ मिलता है? आरएनए में। थायमिन कहाँ मिलता है? डीएनए में। साइटोसिन कहाँ मिलेगा? डीएनए और आरएनए दोनों में। तो मतलब ये क्या, साइटोसिन बेस क्या हो गया जी? कॉमन हो गया। क्या हो गया? कॉमन। क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ध्यान देना। और प्यूरिन तो सबको पता है, एडिनिन और गुआनिन दोनों जगह मिलेगा, डीएनए और आरएनए दोनों जगह मिलेगा, ठीक है। आ जाओ, अब बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पे हम लोग आ जाए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। बेस देख लो एक बार, प्यूरिन, पायरिडिन। प्यूरिन डबल रिंग, नाइट्रोजन कितने पोजीशन पे? 1 3 7 9 पूछता है। पायरिमिडिन सिंगल रिंग, नाइट्रोजन कितने पे? 1 और 3 पोजीशन पे। और प्यूरिन फिर 2 किस्म का, एडिनिन और गुआनिन। प्यूरिन क्या किससे दिखाते हैं? एडिनिन, एजी। और पायरिमिडिन कैसे रहे? साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल, सीटीयू, ठीक है। आजापुरी, सीटी प्यारी याद है? आजापुरी, एजी पूरी, एजी पूरी, सीटी प्यारी, ठीक। आ जाओ, तेजी से निकलते हैं इसको। आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है, ध्यान से देखिए नोट्स पे, ठीक। आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है, तेजी से ध्यान से देखिए, ठीक है। आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ से। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। आ जाइए, शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस बेस, शुगर प्लस फॉस्फेट, शुगर प्लस, सुनो पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट और शुगर प्लस फॉस्फेट। मोस्ट विवे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जब शुगर और बेस एक साथ जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसाइड है, ध्यान देना, साइड। जब शुगर, बेस और फॉस्फेट एक साथ जुड़ जाता है तो क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोटाइड। क्या बोलते हैं जी? न्यूक्लियोटाइड। जब शुगर और फॉस्फेट सिर्फ होता है, सुनो हर जगह शुगर कॉमन है, बेस होगा तो न्यूक्लियोसाइड, शुगर, बेस और फॉस्फेट आ जाएगा तो न्यूक्लियोटाइड। जब शुगर और फॉस्फेट आता है तो इसी को क्या बोलते हैं जी? बैकबोन। क्या बोलते हैं? बैकबोन। ध्यान से देखो, मोस्ट भी यही है, क्या है? बैकबोन है, ठीक है, बैकबोन है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आ जाओ, बैकबोन याद आ रहा है? चलो मिटाएं इसको, आ जाओ, मिटाएं, आ जाओ, चलो आ जाओ, आओ। मान लो ये क्या है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट है, तीनों मिलके क्या बना दिया जी? न्यूक्लियोटाइड। क्या हो गया? न्यूक्लियोटाइड। मान लो ये न्यूक्लियोटाइड है, इस न्यूक्लियोटाइड को हम लोग ऐसे डॉट से दिखाते हैं, ठीक है। ऐसे फिर से बन गया शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, फिर से बन गया बहुत सारा। तो सुनो, एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा न्यूक्लियोटाइड। मान लो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डॉट से, ठीक है। तीसरा न्यूक्लियोटाइड, चौथा, एंड मेनी मोर। क्या हो गया? मेनी मोर। तो इस न्यूक्लियोटाइड को जोड़ो तो क्या हो गया? एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड एंड मेनी मोर। तो इसको पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन नहीं बोल सकते हो? इसको नहीं बोल सकते हो? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। अरे यही पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन तो डीएनए बनाता है। क्या बन गया ये? इसको अगर हम ऐसे दिखाना चाहें, ऐसे दिखाना चाहें, ये भी ठीक है, या फिर सिंपल दिखाना चाहें, क्या बोलेंगे इसको? यही तो है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन,
क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यही तो है तुम्हारा डीएनए। क्या बोलते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यही तो है डीएनए। क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, यही है डीएनए। अब ये बात बताओ, ये डबल स्टैंडर्ड है या सिंगल स्टैंडर्ड है? अरे एक ही धागा है ना भैया, कैटो धागा है, एक ही धागा। तो क्या बोलोगे? एस एस डीएनए। क्या बोलोगे? एस एस डीएनए। या इसको ऐसे दिखाते हैं सिंपल में, क्या बोलेंगे? एस एस डीएनए। क्या बोलेंगे? एस एस डीएनए। एस एस मतलब क्या? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। चलो आओ, मान लो ये तुम्हारा धागा कौन सा क्वालिटी से बना है? 3 से 5। तो कौन सा बना रहा है? 3 से 5। और सेम फिर से मान लो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना, फिर से एक शुगर प्लस फॉस्फेट मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बना, फिर से बना, फिर से पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो देखो इसको जोड़ दिए, क्या 5 से 3 वाला मान लो बनाया है, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि नहीं? या फिर ऐसे कर सकते हैं। तो सुनो, एक चेन यहाँ पे हो गया और एक दूसरा चेन यहाँ पे। सुनो, अब जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में लेके आते हैं, देखो दिख रहा है? मान लो एक चेन है 3 से 5 वाला, कौन सा वाला? 3 से 5 वाला। और दूसरा को भी लेके आते हैं, दूसरा को भी लेके आते हैं। तो मान लो ये 5 से 3 वाला है। तो सुनो, जब दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को आपस में लेके आते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए का। और जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए को आपस में जोड़ता है, कौन सा बॉन्ड से जोड़ता है? हाइड्रोजन बॉन्ड से जोड़ता है। कौन सा बॉन्ड से? हाइड्रोजन बॉन्ड। मान लो यहाँ पे इस न्यूक्लियोटाइड में तुम्हारा बेस कौन सा है जी? मान लो ये बेस क्या है? एडेनिन। तो ए हमेशा किसके साथ जाता है? टी के साथ। कितना बॉन्ड के साथ? 2 बॉन्ड के साथ। और मान लो यहाँ पे जी है तो किसके साथ जाएगा? हमेशा सी के साथ, ठीक है। सी है तो किसके साथ जाएगा? जी के साथ, ठीक है। टी है तो किसके साथ जाएगा? ए के साथ। समझ में आ रहा है? तो सुनो, इसको हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, क्या? ये तो बन गया डीएनए। सुनो, डीएनए ये भी है, लेकिन कौन सा स्टैंडर्ड है? डीएनए है, सिंगल स्टैंडर्ड है। जब सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बनता है, क्योंकि डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है। एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड का चेन को क्या बोलते हैं? डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। जब दो चेन को आपस में लाएंगे तो सिंगल नहीं, इस बार क्या बनने वाला है? DSDNA। और इसको प्यार से ऐसे भी तो दिखा सकते हैं बेवकूफ सब, ऐसे ऐसे करके नहीं दिखा सकते तो हम घुमा करके हेलिकली दिखा दिए। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब और भी कोशिश करते हैं अंदर घुसने का, और भी अंदर घुसने का कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से देखो, मिटा देंगे। दिख रहा है? चलो ध्यान से देखो, आओ मिटाएं, आओ। कॉन्सेप्ट पे धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा, ध्यान से देखना, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा। अब उसको और भी हम घुसेंगे अंदर, मोलिकुलर लेवल पे घुस जाते हैं। किस पे? मोलिकुलर लेवल पे घुस जाते हैं, ठीक है। मान लो, चलो हम लोग कैसे बनाते हैं। मान लो ये हमारे पास, अभी हम लोग बेस को दिखा रहे थे, ऐसे दिखा रहे थे या नहीं दिखा रहे थे? ये क्या है तुम्हारे पास? हाँ, शुगर को ऐसे दिखाए थे ना जी, डीऑक्सीनेशन वाला शुगर दिखा रहे थे, ठीक है। मान लो ये शुगर है और इस शुगर से हमारे पास क्या जुड़ा है जी? फॉस्फेट। क्या जुड़ा हुआ है? फॉस्फेट। सुनो, शुगर प्लस फॉस्फेट प्लस क्या हो गया जी? बेस। क्या हो गया? बेस। तो ये आपको क्या दिख रहा है? क्या दिख रहा है रे? न्यूक्लियोटाइड दिख रहा है? न्यूक्लियोटाइड। अभी तो हम बताए न्यूक्लियोटाइड किस चीज से बनता है? शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। चलो चलो यहीं से मान लो फिर से दूसरा वाला आ गया जी, फॉस्फेट प्लस प्लस, फिर से यहाँ पे आ गया तुम्हारा क्या जी? शुगर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर से बेस। तो कितना न्यूक्लियोटाइड? एक तो इधर हो गया, दूसरा वाला इधर वाला। फिर मान लो और आ गया, क्या आ गया? और आ गया, ठीक है। चलो यहाँ पे फिर से फॉस्फेट, यहाँ से फिर से हम बेस क्या लगा दिए जी? शुगर लगा दिए। क्या लगा दिए? शुगर। और यहाँ पे क्या हो गया जी? फिर से बेस। समझ में आ गया? आओ, तो एक न्यूक्लियोटाइड, दो न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड एंड मेनी मोर। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो अभी क्या बनने जा रहा है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। अब आ जाओ, सेम आ जाओ। मान लो और एक चीज इसके ऑपोजिट लगा दिए। क्या लगा दिए? आ जाओ, मान लो इधर भी फॉस्फेट, ठीक है, इधर फॉस्फेट, ठीक है, इधर फॉस्फेट, और इधर तुम्हारा क्या होगा जी? फिर से शुगर। क्या हो गया? फिर से शुगर। और इधर क्या हो जाएगा? बोलो इस बार बेस इधर, ठीक है। एक न्यूक्लियोटाइड तो इधर बन गया, दूसरा वाला इधर। फिर से बोलो फॉस्फेट, फिर से इधर क्या हो जाएगा जी? फॉस्फेट, फिर से इधर क्या हो जाएगा जी? शुगर, और इधर फिर से क्या हो जाएगा? बेस। क्या हो जाएगा? बेस। आओ फिर से इधर लेके आओ फॉस्फेट, फिर से क्या हो जाएगा? इधर शुगर, और इधर फिर से क्या हो जाएगा?
बेस। सुनो, तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड इधर और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड इधर। अब देखो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, एक बार नोट करो, नोट करो, नोट। हमेशा एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाता है? थाइमिन के साथ। और कितना बॉन्ड? 2 बॉन्ड। कितना? 2 बॉन्ड। और हमेशा गुआनिन किसके साथ बनाता है? साइटोसिन के साथ। कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड। और ये कौन सा बॉन्ड है रे? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड है? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? Hb। अब आ जाओ, सुनो सुनो, फोस्फेट और शुगर के बीच, सुनो पहला सवाल, सबसे सवाल तुमको यही पूछेगा, फोस्फेट और शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? फोस्फोइस्टर बॉन्ड बनता है यार। कौन सा बॉन्ड? फोस्फोइस्टर बॉन्ड। ठीक है, फोस्फेट और शुगर के बीच ये बॉन्ड है ना, कौन सा बॉन्ड? फोस्फोइस्टर बॉन्ड। अब आ जाओ तो, शुगर और बेस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। कौन सा? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनता है। अब आ जाओ, हम यहाँ पे अगर तुमसे ये बोल दें, मान लो बेस था, बेस का नाम आप दे देते हैं, बेस उस टाइम नहीं लिखे थे, मान लो यहाँ पे मेरे पास कौन सा बॉन्ड है? बेस है एडिनिन। कौन सा बॉन्ड है? बेस है एडिनिन। और यहाँ पे मान लो कौन सा बेस है जी? थाइमिन। तो ये भी बेस है और ये भी बेस है। तो हम अभी वहाँ पे लिखे हैं, ए हमेशा किसके साथ जाता है? थाइमिन के साथ। कितना बॉन्ड के साथ? 2 बॉन्ड। और बेस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बताओ, तुमसे कोई ये पूछ लेगा कि भैया बताओ बेस और बेस के बीच कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड। फोस्फेट और शुगर के बीच कौन सा बॉन्ड? फोस्फोइस्टर बॉन्ड। शुगर और बेस के बीच कौन सा बॉन्ड? एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो तुम्हारा मोलिकुलर बेस पे तो क्लियर हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलो, यहां से यहां तक हम क्या माने थे? एक न्यूक्लियोटाइड। चलो, एक न्यूक्लियोटाइड को हम लोग डॉट से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास बॉन्ड है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना न्यूक्लियोटाइड? फिर से एक न्यूक्लियोटाइड, फिर इसको बना दिए। यहाँ से यहाँ तक कितना न्यूक्लियोटाइड? फिर से एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ से दिखा दिए। और वहाँ से कहाँ तक जाएगा हमको नहीं पता, मान लो और एक न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, अब नीचे वाला चेन का मानते हैं, यहाँ से यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे फिर बॉन्ड, यहाँ से यहाँ तक एक न्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे डॉट दिखा दिए, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड एक दिखा दिए, यहाँ से न्यूक्लियोटाइड एक न्यूक्लियोटाइड। मान लो फॉस्फेट जहाँ पे जुड़ा होता है उसको हम 5 डैश मानते हैं हमेशा, और इधर क्या हो जाएगा? 3 डैश, और इधर क्या हो जाएगा जी? 3 डैश 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 डैश। अब सुनो, एक न्यूक्लियोटाइड चेन ये वाला, इसको यहाँ से दिखाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड ये वाला, इसको यहाँ से दिखाते हैं। ठीक है, अब दोनों के बीच कौन जुड़ता है? आपस में बेस जुड़ता है। तो मान लो यहाँ पे कौन सा बेस है जी? ए। तो इसके अपोजिट कौन आ जाएगा? टी। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ? 2। मान लो यहाँ पे जी था, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी। कितना हाइड्रोजन के पास बॉन्ड के साथ? 3। मान लो यहाँ पे सी है, तो यहाँ पे कितना बॉन्ड के साथ जी आ जाएगा? 3 बॉन्ड के साथ। मान लो यहाँ पे क्या है? टी है, तो यहाँ किसके साथ आ जाएगा जी? ए के साथ, है कि नहीं? अब इसी को हम लोग प्यार से ऐसे दिखा सकते हैं। अभी क्या है? सिंगल स्टैंडर्ड, मान लो ऊपर वाला को दिखाते हैं। चलो अब नीचे वाला को भी दिखाते हैं, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री लगा दो। ये तो मेरा बन गया, क्या बन गया? डीएनए बन गया, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ 5 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ 5 होगा तो क्या हो जाएगा? 3। यहाँ 3 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। दिख रहा है? हाँ, थोड़ा सा कट रहा है, चलो कोई बात नहीं। ऊपर नीचे नीचे लिखना नहीं चाहिए, नीचे लिखना नहीं पड़ेगा, देख लो एक बार। हाँ ठीक, आ जाओ। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो अब तुमसे कोई बोलेगा कि भैया न्यूक्लियोटाइड क्या क्या मिलकर बनाता है? फटाफट से आ जाओ मेरे साथ, फटाफट आ जाओ। अब कोई तुमसे ये बता देगा कि भैया डीएनए किससे मिलकर बना हुआ है? किससे? न्यूक्लियोटाइड से। किससे? न्यूक्लियोटाइड से। ठीक है, कोई पूछेगा न्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना है? तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट से, है कि नहीं है? तो डीएनए एक न्यूक्लियोटाइड से नहीं, बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से। किससे? बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड से। तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस बेस को क्या बोलेंगे रे? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। और शुगर प्लस फॉस्फेट को क्या बोले थे अभी? बैकबोन। याद रहेगा? अब हम तुमसे ये बोलेंगे कि शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड है? बताओ तो। शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड है? दोनों। इतना चीज डिस्कस करने के बाद तुमको हम समराइज करते हैं। क्या करते हैं? समराइज करते हैं। आ जाओ, ध्यान देना। शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट को क्या बोले थे? न्यूक्लियोटाइड। शुगर प्लस बेस को क्या बोले थे? न्यूक्लियोसाइड।
साइड। शुगर प्लस फॉस्फेट को क्या बोले थे जी, क्या बोले थे, बैक बोन। अच्छा बताओ, शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड था, शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड था, नीचे लिखते हैं चलो, शुगर प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड था रे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था कि नहीं था। और शुगर प्लस फॉस्फेट के बीच कौन सा बॉन्ड था, बोलो, फॉस्फोस्टर या डाइस्टर भी, फॉस्फोस्टर या डाइस्टर, इसका रीजन है डाइस्टर कब बोलते हैं और स्टर कब बोलते हैं, ध्यान रखना इस बात को। तो सुनो, फिर बेस प्लस बेस के बीच बताओ, बेस प्लस बेस के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब यहां से एक भी क्वेश्चन तुमसे गलत करवा नहीं पाएगा। अभी जब तुम क्वेश्चन लगाओगे चैप्टर खत्म होने के बाद, तो मैक्सिमम क्वेश्चन यहां से बनता है, कहां से बनता है, मैक्सिमम, और उसका औकात नहीं तुमसे गलत करा देगा। ध्यान से देख लो, एक बार देख लो, ध्यान से देख लो, अच्छे से देखो, ध्यान से देख लो, ठीक, हाँ चलो, कॉन्सेप्ट हो गया ना क्लियर। आ जाओ, अब हम लोग आ जाएंगे अगले टॉपिक पे, ठीक है, डीएनए का कॉम्पोजिशन, ठीक है, आ जाओ तो, हाँ ठीक ठीक खींचने हैं, हाँ आ जाओ, मिटाएं, चलो मिटाएं 1 2 3। अभी जो बोले बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलिकुलर बेसिस का मैक्सिमम क्वेश्चन इस जो अभी बनाए थे इसी चार्ट से आएगा, ठीक है। समझ लो कि तुम्हारा आधा मोलिकुलर जेनेटिक्स खत्म यहीं पे, आधा मोलिकुलर जेनेटिक्स, यानी बॉन्ड को याद रखना है, कौन बैकबोन बनाता है, कौन न्यूक्लियोसाइड है और कौन न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। आ जाओ तो, पहले डीएनए का बेस लिखो तो, डीएनए कंपोजिशन हेडिंग है, सुनो, डीएनए का कंपोजिशन क्या है, डीएनए कंपोजिशन, डीएनए कंपोजिशन, ठीक है। कौन कौन सा बेस है, एडिनिन है कि नहीं है, एडिनिन, दूसरा क्या है, गुआनिन, और क्या है, साइटोसिन, ये क्या है तुम्हारा इधर बेस है, क्या है, बेस है। और चौथा क्या है, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एक बात बताओ, यूरेसिल क्यों नहीं लिखे, यूरेसिल कहाँ होता है, आरएनए में होता है। तो इस बेस में बेस प्लस अगर हम क्या लगा दें, शुगर लगा दें, बेस में अगर क्या लगा देंगे रे, तो शुगर, तो नाम चेंज हो जाएगा। एडिनिन में, एडिनिन बेस में शुगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एडिनोसिन, क्या बन जाएगा, एडिनोसिन। गुआनिन में शुगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, गुआनोसिन, गुआनोसिन। और साइटोसिन में सुनो, गुआनोसिन, एडिनोसिन, साइटोसिन, लग रहा है कि ये क्या है, लग रहा है कि क्या है रे, ये शुगर प्लस बेस है। सुनो, शुगर प्लस बेस को हम लोग क्या बोले थे अभी, न्यूक्लियोसाइड है। देखने से क्या लग रहा है, साइटोसिन, लेकिन ये बेस है। देखने से क्या लग रहा है, साइटोसिन की न्यूक्लियोसाइड है, नाम लग रहा है ना साइटोसिन, साइटोसिन, एडिनोसिन, गुआनोसिन, लेकिन साइटोसिन बेस है। एडेनिन, गुआनिन, साइटिडीन होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं है, ऐसा ट्विस्ट है यहाँ पे, ध्यान रखना। साइटोसिन न्यूक्लियोसाइड की तरह लग रहा है, लेकिन है क्या, बेस। तो साइटोसिन में अगर शुगर लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, साइटिडीन, साइटिडीन। और थाइमिन में थाइमिडीन। अब तुमसे कोई पूछ लेगा भैया साइटोसिन और साइटिडीन में क्या फर्क है, तो साइटोसिन क्या है, बेस है, और साइटिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। कोई बोलेगा एडेनिन और एडिनोसिन में क्या फर्क है, तो एडेनिन बेस है, एडिनोसिन क्या है, न्यूक्लियोसाइड है। समझ में आ रहा है, अब सुनो, तो बेस प्लस शुगर तो क्या बोल दिए, न्यूक्लियोसाइड, और यहाँ क्या है, बेस है। अब सुनो, अब इधर सुनो, तो बेस प्लस शुगर तो मेरे पास ऑलरेडी था ही, अगर इसी में हम लोग क्या लगा दें जी, फॉस्फेट लगा दें, तो ये क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बनेगा कि नहीं बनेगा। चलो, इस एडिनोसिन में हम क्या लगा दिए, फॉस्फेट, इस एडिनोसिन में क्या लगा दिए, फॉस्फेट, इस एडिनोसिन में अगर लगा दिए क्या, फॉस्फेट। तो इस बार एडिनोसिन के को पूरा नाम बोलो आप, एडिनोसिन कितना फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, कितना फॉस्फेट रे, कितना फॉस्फेट, एक फॉस्फेट, कितना फॉस्फेट। तो अब पूरा नाम दो डीएनए का, सुनो, न्यूक्लियोटाइड बन गया ना, तो इसी न्यूक्लियोटाइड का पॉली चेन को हम लोग क्या बोले थे, डीएनए। तो अब पूरा नाम दो, तो क्या नाम दोगे, पहले शॉर्ट में हम बता रहे हैं, DAMP। सुनो, डी क्यों दिए, शुगर कौन सा है, राइबोस शुगर क्या, डीऑक्सी शुगर, डीऑक्सी शुगर है ना, तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। अरे एक तो रहेगा तो क्या बोलोगे, मोनो, एक रहेगा तो क्या बोलता है, फॉस्फेट, मोनो। अगर मान लो यहाँ पे 2 फॉस्फेट कर दी तो क्या बोलोगे, डाई। अगर मान लो यहाँ पे 3 फॉस्फेट कर दी तो क्या बोलेंगे, ट्राइफॉस्फेट। चलो तीनों करा के देखते हैं।
तो एडिनोसिन न्यूक्लियोसाइड में, सुनो, न्यूक्लियोसाइड में अगर हम फॉस्फेट जोड़ दिए या फिर एडिनोसिन में फॉस्फेट जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा, DAMP। क्या बोलोगे, डी ऑक्सी एडिनोसिन कैडोफॉस्फेट है भैया, बोलो तो एक तो क्या बोलोगे, मोनोफॉस्फेट। अगर चलो यहां पे चलो 2 लगा दिए तो क्या बोलोगे रे, डाइफॉस्फेट। 3 2 लगा दिए, चलो क्या बोलोगे, ट्राइफॉस्फेट। तो ये नामकरण नहीं कर पाओगे। अरे एडिनोसिन तो है ये है, लेकिन हम डीएनए पे की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन का, सॉरी शुगर कौन सा है, डीऑक्सी ना। तो डीऑक्सी एडिनोसिन फॉस्फेट डिपेंड करता है, क्या है, एक तो लगाए हैं तो मोनोफॉस्फेट, 2 लगाए तो डाइफॉस्फेट, 3 लगाए तो ट्राइफॉस्फेट। तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मान लो 1 लगाए हैं, क्या लगाए हैं, 1 लगाए हैं, एक फॉस्फेट, ठीक है। तो डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को हम लोग क्या बोले थे, न्यूक्लियोटाइड बोले थे, या यही तो आगे जाके डीएनए बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। आ जाओ इसका फॉर्मूला बनाओ तो शॉर्ट में क्या बनाओगे, DGMP, डीऑक्सी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, या फिर 1 लगाएंगे तब 1। चलो अगर 2 कर दिया तो क्या हो जाएगा, डीऑक्सी गुआनोसिन, बोलो डीऑक्सी गुआनोसिन, 2 है ना, तो डाइफॉस्फेट, DGP, DGDP, डीऑक्सी गुआनोसिन डाइफॉस्फेट। अगर 3 लगा देंगे तो 3 फॉस्फेट। तो क्या लगाओगे, डीऑक्सी गुआनोसिन, क्या हार्ड है, अरे मोनो डाई ट्राई, हार्ड लग रहा है। आ जाओ यहां पे बनाओ तो इसका बनाओ, अच्छा लास्ट वाले का बनाओ, डीऑक्सी थाइमिडीन मोनोफॉस्फेट। 1 रहेगा तब 2 लगाएंगे तो DTDP, क्या है कि नहीं है, DTDP, डीऑक्सी थाइमिडीन डाइफॉस्फेट, या फिर डीऑक्सी थाइमिडीन ट्राइफॉस्फेट, DTTP। तो अगर तुमसे बोलेगा DGMP क्या है, बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, या फिर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो देख लो न्यूक्लियोटाइड है कि नहीं है न्यूक्लियोटाइड। तो कितना किस्म का न्यूक्लियोटाइड, डीएनए में 4 किस्म का, कौन सा वाला, एडेनिन वाला, गुआनिन वाला, साइटोसिन वाला और थाइमिडीन वाला, समझ गए। आ जाओ रिवाइज करते हैं, आ जाओ। बेस क्या है, एडेनिन। इस एडेनिन बेस में अगर हम शुगर मिला दिए तो एडेनिन से एडिनोसिन, गुआनिन से गुआनोसिन, साइटोसिन से साइटिडाइन, थाइमिन से थाइमिडाइन। देखो जब बेस और शुगर मिल जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड। जब इसी न्यूक्लियोसाइड में हम लोग क्या लगा दिए जी, फॉस्फेट लगा दिए। फॉस्फेट जैसे ही लगा दिए तो क्या बन गया, शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट। देखो शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट, तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड तो लिखे हैं, तो देखो बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ये क्या बनाएगा, डीएनए। तो नाम चेंज हो जाएगा, DAMP, है कि नहीं है, डीऑक्सी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, है कि नहीं रे, है कि नहीं है। अब आ जाओ फटाफट से, ये किसकी बात हुई, डीएनए कंपोजिशन का। अब आरएनए कंपोजिशन का देखो, किसका देखोगे, आरएनए कंपोजिशन का। सुनो आरएनए कंपोजिशन का, तो सुनो आरएनए में क्या थाइमिन होता है, नहीं होता है। तो क्या होता है, यूरेसिल होता है, बाकी सारी सेम रहेगा। बोलो तो ये क्या है, यूरेसिल, और ये क्या बन जाएगा रे, बेस यूरेसिल, और न्यूक्लियोसाइड क्या बन जाएगा, यूरिडाइन, क्या बन जाएगा, यूरिडीन, ठीक है। अगर सुनो अब यहां तक तो सबको पता था, न्यूक्लियोसाइड बेस प्लस शुगर लगा दिया, सर्किट सेम रहेगा, एडिनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन और यूरिडीन। अब फॉस्फेट लगाएंगे तो क्या बोलोगे फॉर्मूला, तो शुगर प्लस बेस प्लस फॉर्मेस को क्या बोलेंगे रे, न्यूक्लियोटाइड। तो आरएनए में तो बनता है, न्यूक्लियोटाइड किस में बनेगा, आरएनए में भी तो बनेगा। देखो तो आरएनए में बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या बनेगा, इस बार नाम दो, नाम दो, तो क्या लगाओगे, अरे लगाओ ना, एडिनोसिन है कि नहीं है, तो कैडोफॉस्फेट, एक तो AMP। इस बार हम डी क्यों नहीं लगाए, हम पहले ही बोले थे आरएनए में राइबोस शुगर होता है और डीएनए में डीऑक्सी शुगर होता है, इसलिए डी स्मॉल रिप्रेजेंट करते हैं डीऑक्सी को, और इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, तो इसलिए आर से लिख दिया। तो सुनो, एक्टोफॉस्फेट तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट तो एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी का नाम सुना है कि नहीं होता है। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट तो सबको पता है, लेकिन किसी से अब ये पूछ लेना कि एटीपी है क्या, बेस है, न्यूक्लियोसाइड है, या फिर क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। तो तुमको क्या बोलना है, न्यूक्लियोटाइड है। किसका, आरएनए का कि डीएनए का रे, आरएनए का यार, किसका, आरएनए का। अगर डीएनए का बनाएंगे तो डी लगा लो, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, सिंपल सी बात है। पकड़ में आ रहा है, नहीं पा रहा है, डी लगाएंगे तो डीएनए का हो जाएगा, और डी हटा देंगे तो आरएनए का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, GMP गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, क्या होगा, CMP साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, UMP यूरिडीन मोनोफॉस्फेट। हो गया, इतनी सी तो बात था, इतनी सी बात था। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे मजा आएगा। संयम बना के रखो, क्या बना के रखो, संयम बना के रखो, ठीक है। आ जाओ मिटाएं, ओके, मिटाएं, ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट। आओ अब हम लोग का मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है, जरूर कमेंट करो।
ठीक है, बेसिक लेवल से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये जेनेटिक्स को हम लोग लिख के पढ़ाएंगे, बाकी और चीज़ का जो रिवीजन होगा नोट से पढ़ाएंगे, रिवाइज करा देंगे, एक लेक्चर में खत्म हो जाएगा। अब क्या कहता है सुनो, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो कहता है अर्लियर टाइम इट वाज बिलीव दैट, ठीक है, क्रोमोसोम इज द जेनेटिक मटेरियल। जब हम लोग को उतना नॉलेज नहीं था तो हम लोग क्या मानते थे कि पूरा क्रोमोसोम ही जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, फिर हम लोग को बाद में धीरे धीरे क्या पता चला कि जो क्रोमोसोम है किस चीज़ का बना होता है, अरे क्रोमोसोम डीएनए का, आरएनए का, प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन का, हिस्टोन प्रोटीन का, और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का भी बनता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। तो इस चारों में से क्या चारों जेनेटिक मटेरियल का काम करता है? कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अरे डीएनए करता है कि नहीं करता? सिर्फ डीएनए। अरे क्रोमोसोम जेनेटिक मटेरियल है तो क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए, हिस्टोन प्रोटीन और एनएचपी से बना हुआ है कि नहीं है? तो क्या चारों जेनेटिक मटेरियल का काम करता है? नहीं। कौन करता है? डीएनए करता है। तो इसी बात को प्रूव करने के लिए हम बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो इसके बाद, इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, आओ आओ कहता है एक दो लाइन क्या है, हाँ थ्योरी है, देख लो। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय क्या रे, एफ मिक्सचर। कौन कहता है? मिक्सचर नेम न्यूक्लिन एंड लेटर इज कॉल्ड एज न्यूक्लिक एसिड बाय कौन? अल्टमैन। अल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड बोला था। ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड कितने किस्म का? 2 टाइप्स का, डीएनए एंड आरएनए। अरे न्यूक्लिक एसिड ही होता है जेनेटिक मटेरियल यार। न्यूक्लिक एसिड कितने किस्म का? 2 किस्म का ना, अभी तो पढ़ाए हम। न्यूक्लिक एसिड कितने किस्म का? 2। एक क्या होता है? डीएनए, और एक क्या होता है? आरएनए। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड हम क्यों बोले? न्यूक्लिक एसिड क्यों? अरे न्यूक्लियस में मिलता है। क्या मिलता है? न्यूक्लियस में मिलता है न्यूक्लियस, NuClus, न्यूक्लियस ऑफ सेल। न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर मिलता है। और साथ साथ एसिड क्यों बोले? H3PO4 ग्रुप इससे जुड़ा हुआ रहता है कि नहीं? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फोरिक एसिड रहता है, इसलिए एसिड बोल दिए। समझ गए? आओ, तो अब अगला हम लोग का क्या है? डेरिवेशन ऑफ डीएनए स्ट्रक्चर। डीएनए स्ट्रक्चर का क्या बनाएंगे हम लोग जी? डेरिवेशन करेंगे। किसका करेंगे? डेरिवेशन। बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखो। तो डीएनए स्ट्रक्चर का डेराइव करने के लिए 2 एक्सपेरिमेंट आया हमारे सामने। एक तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और दूसरा चारगप्स रूल। दोनों अपने अपने जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से ज्यादा कौन इंपॉर्टेंट है? चारगप्स रूल। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी सिर्फ एक बात बोला, डीएनए का क्या एक्सरे किया, और उसने बोला जो डीएनए का पिच है सॉर्ट ऑफ हेलिक्स है, और कितना बेस पेयर का है रे? कितना है? हर एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम। और वो जो हेलिक्स है उसका कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम का। इतना बात बोल के उसने छोड़ दिया। उसी के बाद इरविन चारगप्स आया, एक साइंटिस्ट का नाम है, उसने कुछ रूल्स दिए। ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी और चारगप्स का रूल को मिला के हम लोग क्या दिए दी? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। और इसको किसने दिया था? वाटसन और क्रिक ने 1952 में। तो देखो क्या होता है, तो सुनो, पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी देख लो, इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में दिया हो तो लिखना पड़ेगा। एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी क्या है? एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, कौन दिया था? साइंटिस्ट का नाम याद है? याद है कि नहीं है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रेंगलिस। मॉरिस विल्किंस एंड रोजालैंड फ्रैंकलिन, यही है ना? रोजालैंड फ्रैंकलिन। क्या कहता है ये लाइन? कुछ नहीं। क्या कहता है? इट वाज, सुनो क्या क्या, कुछ नहीं यार। डीएनए का क्या क्या? एक्सरे क्या? किसका? एक्सरे। डीएनए का क्या? और उसको कुछ जो रिजल्ट बोला वो बात। एक्सरे किसका क्या? डीएनए का। और उसने कुछ सजेस्ट किया। तो क्या कहता है? इट वाज suggested that DNA sort of helix with 3.4 एंगस्ट्रॉम, है ना? सबको पता है, नोट्स में भी पढ़ा हुआ है। डीएनए sort of helix with 3.4 एंगस्ट्रॉम पीरियोडोसिटी। बस इसी बात को उसने बोला। और ठीक है, दे नॉट प्रपोज एनी डिफरेंट मॉडल ऑफ डीएनए। उसके बाद फिर तुम्हारा कौन आ गया जी? इरविन चारगप्स। ये इंपॉर्टेंट है। आओ, इसमें इंपॉर्टेंट है कौन? क्रिस्टलोग्राफी कौन दिया था? मॉरिस विल्किंस एंड रोजलैंड फ्रैंकलिन। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग चारगप्स रूल पे। क्या कहता है चारगप्स रूल? मोस्ट पीबीआई है ये, ध्यान रखना। चारगप्स रूल, क्या पूरा नाम है? इरविन। क्या है? चारगप्स रूल। सबसे पहला सवाल तो यही बनता है, ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर
डबल स्टैंडर्ड डीएनए, बस ये बात को मुट्ठी में हाथ में बांध लो, यहाँ से तुमसे गलत करवाएगा। यहाँ तक कि सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए अप्लाई होगा क्या? नहीं। क्या प्रोटीन के लिए अप्लाई होगा? नहीं। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अप्लाई है ये? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। कितना स्टैंडर्ड? डबल स्टैंडर्ड। ठीक है, इसको लिखेंगे नहीं, सुन लो, ठीक है, क्योंकि लेक्चर हो जाएगा लंबा। आपके पास नोट्स पड़ा हुआ है ऑलरेडी, सुन लो, आप लिख लेना, हर जगह नोट्स पे है, वो समझाना है सब, सुन लो। आओ, इसमें मेन बात एक ही बात याद रखना, डीएनए किसके लिए एप्लीकेबल है? डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए। चारगप्स रूल क्या कहता है? आ जाओ, प्यूरिन एंड पैरामिडिन, ठीक है, आर ऑलवेज अकर इन इक्वल अमाउंट। अरे एक डीएनए में, सुनो, एक डीएनए में जितना प्यूरिन होगा ना, एक डीएनए में मान लो जितना प्यूरिन है, तो प्यूरिन जितना होगा उतना क्या होगा? पैरामिडिन होगा। क्या होगा? तो प्यूरिन क्या होता है? तो ए प्लस टी, सॉरी, प्यूरिन क्या होता है? एडेनिन और गुआनिन, और पैरामिडिन क्या होता है? साइटोसिन प्लस थायमिन, है कि नहीं है? यही बात तो वो कह रहा है, ठीक है, यही बात कह रहा है। और कहता है जितना ए प्लस टी होगा उतना सी प्लस जी होगा। बेस पेयर का रेशियो सेम होगा ना जी? सेम ही होगा, ठीक है। यहाँ से हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से एक क्वेश्चन वो हर बार बनाता, तो ध्यान देना, क्या करना है? ध्यान देना। मोस्ट भी भाई जो क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं, सुनो, यही क्वेश्चन पूछेगा हर बार, ठीक है। कहता है इन ए डीएनए अमाउंट ऑफ ग्वानिन बराबर 20% कैलकुलेट अमाउंट ऑफ थायमिन ऑफ, मोस्ट भी है, सुनो, एक डीएनए है, ठीक है, उसमें कहता है ग्वानिन बराबर कितना है रे? 20%, ठीक है। थायमिन बराबर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? तो एक बात आ जाओ कॉन्सेप्ट पे, ग्वानिन हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाता है? सी के साथ, और ए हमेशा किसके साथ बनाता है जी? पी के साथ। तो सुनो, जितना ग्वानिन होगा उतना साइटोसिन ही होगा ना, बराबर है ना, इक्वल अमाउंट में। तो ग्वानिन तुम्हारा 20 है, तो साइटोसिन भी कितना हो जाएगा रे? 20%, है कि नहीं है? तो 20 और 20 कितना परसेंट हो गया? टोटल 40%। तो इधर हो गया खत्म, 100 में से 40 खत्म हो गया। तो इधर कितना बचा जी? 60। तो 60 में जितना एडोनिन होगा उतना थायमिन भी होगा, है कि नहीं? दिमाग से लगाओ। सुनो, ग्वानिन अगर 20% दिया हुआ है, तो उसका बेस पे ग्वानिन किसके साथ जुड़ता है? साइटोसिन का, तो उसका ऑटोमेटिक निकल जाएगा। साइटोसिन का कितना है? कितना? 20%। तो 20 और 20 40, और बचा कितना? 60%। तो 60% में तुमसे क्या मांग रहा है? थायमिन का। तो आधा आधा कर दो, जितना, अरे थायमिन का जितना होगा उतना एडेनिन का होगा ना, तो आधा आधा होगा ना। तो थायमिन 30, थायमिन एडेनिन 30% थायमिन का, 30% एडेनिन का, तो थायमिन का मांग रहा है तो 30%, है कि नहीं है? फिर से समझो, सुनो, ग्वानिन का 20% और थायमिन का मांग रहा है। एक डीएनए में ग्वानिन का परसेंट 20% और थायमिन का कितना मांग रहा है? कितना परसेंटेज मांग रहा है? तो जी हमेशा किसके साथ जाएगा? सी के साथ। तो ग्वानिन का 20 है, तो ऑटोमेटिक हमको इसका सेम होता है, जितना ग्वानिन का उसका बेस पेयर का सेम होता है, तो 20। तो 100 में से 20 और 20 कितना हो गया? 40 चला गया, तो कितना? 60 बचा। तो थायमिन का मांग रहा है, किसका? थायमिन का। थायमिन से किसके साथ जाता है रे? एडेनिन के साथ। तो 60 में से आधा आधा मिलेगा ना, जितना बच जाएगा। तो 60 बचा है, तो आधा ये लेगा, आधा ये लेगा, तो आधा में कितना आ जाएगा? 30, और इधर 30। समझ आया कि नहीं आया? तो उसी का सेम क्वेश्चन दूसरा वाला है, क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन फिर दिए हैं बनाने, आ जाओ। इन ए डीएनए अमाउंट ऑफ साइटोसिन बराबर 10%, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ ग्वानिन, थायमिन एंड यूरेसिल। आओ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, सुन लो। यहाँ पे घुमाया गया है, थोड़ा सा घुमाया है, ध्यान दो। साइटोसिन बराबर कितना है? 10%। तो क्या क्या तुमसे मांग रहा है? थायमिन, थायमिन बराबर व्हाट, और एडेनिन बराबर व्हाट, और यूरेसिल बराबर यू बराबर क्या? तो अभी तो हम जस्ट बताए, सुनो, जी हमेशा किसके साथ जाता है? सी के साथ। तो सी का तुमको पता है कितना? 10। तो ऑटोमेटिक जी का पता बोल जाए, जितना सी उसका बेस पेयर का सेम होता है, जितना सी का होगा उतना किसका होगा? उतना जी का होगा। तो 10 और 10 कितना हो गया? टोटल 20। अब बचा कितना? 80 बचा ना, 100 में से मान लो, 100 में से 80। तो सुनो, ए हमेशा किसके साथ जाता है? टी के साथ। तो टोटल मेरे पास यहाँ से होना चाहिए 100 में से 20 ये लोग गया, कितना बचा? 80 में से आधा आधा नहीं लगा दोनों, तो कितना हो गया इसका? 40, और इसका कितना हो जाएगा? 40 और 80 हो गया ना। तो थायमिन का कितना हो गया? सॉरी 40 हो गया, और एडेनिन का भी कितना हो जाएगा? 40%, है कि नहीं है? यूरेसिल का कितना होगा बताओ तो? अरे यूरेसिल का 0 होगा यार, 0। क्यों? यूरेसिल तो होता है कहाँ पे? आरएनए में। और हम ये बोले कि आरएनए किसी के साथ बेस पेयरिंग, सॉरी यूरेसिल किसी के साथ बेस पेयरिंग ही नहीं करेगा, तो उसका परसेंटेज कुछ होगा? होगा भी नहीं। और आरएनए क्या चारगप्स रूल के लिए एप्लीकेबल है? नहीं है बेवकूफ, नहीं है। समझ में आ गया? ध्यान से देखो क्वेश्चन को,
आ जाओ। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बहुत खतरनाक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा। कितना लेक्चर का टाइम हो गया जी? 2 लेक्चर में ख़त्म करना है इसको, तुम्हारा 50 मिनट हो गया, 1 घंटा में लगभग ख़त्म करने का टारगेट है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे? आ रहा है ना, चलो ठीक है, कमेंट कर देना, लाइक भी कर देना। अच्छा नहीं करोगे, ठीक है मत करना, ठीक है मत करना, आंसर तो बता दो कमेंट में जाके, बेवकूफ सब। और हम लोग का अगला टॉपिक क्या है? हाँ, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बनता है, यही डीएनए में है, ये है मोलिकुलर जेनेटिक्स में, यही है और कुछ नहीं है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए, ध्यान से सुनना यार, हम जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो तुमको फिर यही सब बातें आ जाएगा, मेरा पढ़ाया हुआ सारा आएगा वहां पे। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए कौन दिया था जी? जेडी वाटसन। कौन दिया था? वाटसन। एंड कौन दिया था रे? क्रिक दिया था। कब दिया था? 1952 को दिया था, ठीक है। दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, आई डोंट नो अबाउट दिस, बस साइंटिस्ट का नाम याद रखना। आओ कैसे होता है, कॉन्सेप्ट है, फिर से सुनो क्या है कॉन्सेप्ट है, सुनो। अभी हम बोले थे कि डीएनए किस चीज का बना हुआ है, बोलो। डीएनए किसका बना हुआ है रे? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का, है कि नहीं है? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का रे। तो एक तो न्यूक्लियोटाइड चेन बनाओ, मतलब पॉली क्या, बहुत सारा बनाएंगे, एक तो बनाएंगे तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा। आओ, तो न्यूक्लियोटाइड तुमको याद आ रहा है किस चीज से बना था? फॉस्फेट प्लस किससे रे? फॉस्फेट प्लस किससे? शुगर से, प्लस किससे रे? बेस से। चलो अच्छे से बनाते, चलो ध्यान से। फॉस्फेट बेस, सॉरी शुगर, और इधर क्या हो जाएगा? बेस। फिर से क्या हो जाएगा? फॉस्फेट, फिर से इधर क्या हो जाएगा? शुगर, और इधर क्या हो जाएगा? बेस। इधर क्या फिर से आ जाएगा जी? फॉस्फेट। इधर क्या हो जाएगा जी? इधर क्या हो जाएगा? शुगर, और इधर क्या हो जाएगा? बेस। तो कंटिन्यू चलेगा, चलेगा ना नहीं चलेगा? चलेगा। तो सेम अभी सुनो, फॉस्फेट प्लस शुगर प्लस बेस क्या हो गया? एक तो न्यूक्लियोटाइड बना के नहीं बना रहे? एक तो न्यूक्लियोटाइड बना के नहीं बना? एक तो न्यूक्लियोटाइड, तो ऐसे ही बनते जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए नहीं बोल सकते उसको? बोल सकते हैं। जब इसके अपोजिट और एक चेन को लगा देंगे तो क्या बोलेंगे? डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है कि नहीं है? तो डीएनए क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, 2 चेन, अगर 2 आ गया तो डबल स्टैंडर्ड और 1 है तो सिंगल स्टैंडर्ड। तो आओ इधर भी बनाते हैं, क्या बनाते हैं? इधर भी सेम, फॉस्फेट क्या शुगर, और इधर क्या हो जाएगा? बेस। इधर फॉस्फेट, इधर क्या हो जाएगा जी? शुगर, और इधर क्या हो जाएगा? बेस। इधर फॉस्फेट, इधर क्या हो जाएगा जी? शुगर, उधर क्या हो जाएगा? बेस। ठीक है, और कंटिन्यू चल जाएगा। तो हम बोले थे एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड को कैसे दिखाओगे? दिखाओगे ना? नहीं ऐसे दिखाओगे ना? दूसरा को दिखा दो, तीसरा को दिखा दो, एंड मेनी मोर। देखो एंड लगा दो इधर बहुत सारा। अब सेम दूसरा भी लगा दो, दूसरा चेन का। मान लो इधर 5 से 3 है तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा रे? 3 से 5, है कि नहीं है? अब आ जाओ, हम क्या बोले थे? बेस और बेस, इधर बेस लगा दो। बेस और बीच के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है कि नहीं बनता है? मान लो यहाँ पे तुम्हारा क्या है? ए है, तो डबल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? टी। यहाँ पे क्या है? जी है, तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या हो जाएगा? सी। कौन सा बॉन्ड? हाइड्रोजन बॉन्ड ना। मान लो यहाँ पे सी है तो ट्रिपल बॉन्ड के साथ क्या आ जाएगा? जी। मान लो यहाँ पे क्या है? टी है तो डबल बॉन्ड के साथ आ जाएगा क्या? ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्यार से ऐसे दिखा सकते हैं। देखो ध्यान से, ध्यान से, चलो आओ, तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, सुनो ध्यान देना, यहीं से क्वेश्चन बनता है। सुनो, आओ, मान लो ये 5 है तो इधर क्या हो जाएगा जी? 3, और इधर 3 है तो इधर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ठीक है, आओ तो ये क्या है? ये सब जो डंडा दिखा रहे हैं, सीढ़ी का डंडा, ये क्या है रे? बेस है रे, नाइट्रोजनस बेस है यार। देखो ए के साथ कौन आ जाएगा? टी। टी के साथ कौन आ जाएगा? ए। जी के साथ कौन आ जाएगा? सी। सी के साथ कौन आ जाएगा? जी। 1 2 3 4 5, मान लो सी है तो इधर क्या हो जाएगा? जी आ जाएगा। इधर ही बना दो, ए के साथ टी, कुछ भी लगा सकते हो। टी के साथ ए, सी के साथ जी, जी के साथ सी, सी जी के साथ सी, टी के साथ ए। दिख रहा है? वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है रे? वीडियो में आ रहा है, हाँ चलो बहुत बढ़िया। आओ
सुनो पहले सुनो, पहला सवाल, ये बेस एक इधर है और ये एक बेस इधर है, तो कहता है दोनों बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस बढ़ाओ। कितना? दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस कितना है रे? ये इसके बीच 3.4 एंगस्ट्रॉम। कितना? या फिर एंगस्ट्रॉम में 3.4, या फिर इसी को क्या बोलेंगे 0.34 नैनोमीटर। एनसीईआरटी में नैनोमीटर में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? नैनोमीटर में। तो सुनो, दो बेस के बीच का डिस्टेंस कितना है? 0.3 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.3। सुनो अब यहां से देखो, यहां से यहां तक, तो सुनो इसके अंदर कैटो बेस है 1 2 3 4 5, और इसके अंदर कितना है? 1 2 3 4 5, 5 होना चाहिए। सुनो तो यहां से यहां तक इसको क्या बोलते हैं? पिच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिच। इसी को क्या बोलते हैं? हेलिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलिक्स। सुनो एक ठो के बीच कितना डिस्टेंस है? 3.4 एंगस्ट्रॉम, और एक पिच में टोटल कितना बेस पेयर आता है? 10 बेस पेयर। कितना आता है? 10 पेयर। तो 10 गुना 3.4 करोगे तो कितना आ जाएगा? 34 एंगस्ट्रॉम। या फिर डाटा चेंज करो, यहां से यहां दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस नैनोमीटर में बोलो 0.3 नैनोमीटर, और यहां से यहां तक टोटल कितना बेस पेयर है? 10। तो 0.3 गुना 10 बराबर क्या हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। तो पहला सवाल कहता है कि पिच, ठीक है, या फिर सॉर्ट ऑफ हेलिक्स के बीच टोटल कितना डिस्टेंस है जी? 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में, या फिर अगर नैनोमीटर में बोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.4 नैनोमीटर। और दो बीच के बीच का डिस्टेंस कितना है? बेस के बीच का 3.4 एंगस्ट्रॉम या फिर 0.3 नैनोमीटर। इतनी सी तो बात था। हार्ड है क्या? नहीं है। आ जाओ, अब इसको हम पढ़ के सुनाते, तुम लोग ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनना, सबके पास नोट्स पढ़ा हुआ है। ठीक है, लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, समझे? डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए गिवन बाय, ठीक है, वाटसन एंड क्रिक इन 1952 को। कब दिया था? 1952 को। देखो उधर क्या है? डीएनए मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, कितने 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है? 2 है ना रे। एक चेन ये है और एक चेन ये है कि नहीं है? आ जाओ, फिर कहता है सुनो दूसरा, द चेन ऑफ डीएनए रन एंटी पैरेलल फैशन विथ 5-3 और 3-5। ये 5 से 3 है तो ये 3 से 5 हो जाएगा। दोनों चेन आपस में क्या होता है? एंटी पैरेलल होता है कि नहीं होता? देखो दूसरा लाइन देखो, ठीक है, द बेस ऑफ 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। इस स्ट्रैंड का और इस स्ट्रैंड का, अरे स्ट्रैंड मतलब धागा, एक चेन और दूसरा चेन, तो इस चेन का जो बेस है, इस चेन का बेस के साथ आपस में कौन सा बॉन्ड बनाता है? ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू होता है ना, बेस। तो वही तो कह रहा है, द बेस ऑफ 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि ए हमेशा किसके साथ जाएगा? किसके साथ है? ए हमेशा टी के साथ, और कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 बॉन्ड। और जी हमेशा किसके साथ जाएगा? सी के साथ। कितना हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। समझ में आ रहा है? याद रखना, वो क्वेश्चन बार बार आता है, वो क्वेश्चन बार बार आता है। 57 मिनट लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है। चलो कोशिश करेंगे 10 मिनट में खत्म करने का। ठीक है, अब कहता है ये जो चेन बना है, डबल चेन ऑफ हेलिक्स इज क्या है? राइट हैंडेड कॉइलिंग। सुनो स्प्रिंग देखिए, वैसे ये चेन कैसा होता है? जब बहुत बड़ा इसका डीएनए का लॉन्ग चेन बनाओगे तो ऐसे स्प्रिंग की तरह घुमा हुआ रहता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हेलिकली अरेंज। क्या बोलते हैं? हेलिकली अरेंज। और कौन सा फैशन में? राइट हैंडेड। ये पाक कौन सा लिया है? दायां लिया है कि बायां लिया है? ऐसे लेते तब बायां, ऐसे लिए तो दायां है ना। तो हेलिकली ट्विस्टेड एट राइट हैंडेड फैशन। ठीक है, हेलिकली ट्विस्टेड एट राइट। तो क्या कहते हैं? डबल चेन ऑफ डीएनए इज हेलिकली ट्विस्टेड इन राइट हैंडेड। ठीक है, अब मोस्ट वीवीआई पे आओ। इस टर्न ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स, पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर या फिर 34 एंगस्ट्रॉम, है कि नहीं है? डीएनए का एक पिच का लेंथ टोटल कितना है? 34 एंगस्ट्रॉम या फिर 3.4 नैनोमीटर। ये हम पे डिपेंड करता है हम कौन सा यूनिट लिए हैं। ठीक है, इट हैज 10 बेस पेयर। कैटो है रे? 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पिच में टोटल बेस पेयर कितना होता है? 10 होता है। तब तो 10 गुना 3.4 किए थे, 34 आ गया था टोटल लेंथ। पकड़ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर इज टेक ओवर द अदर इन डबल हेलिकल्स। देखो एक बेस पेयर दूसरे पे है कि नहीं है? आ जाओ आ जाओ, पैकिंग ऑफ डीएनए पढ़ लेते हैं आज, उसके बाद लेक्चर कर देंगे खत्म। ठीक, हाँ, पैकिंग ऑफ डीएनए। आ जाओ, कल का लेक्चर, दोनों लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है यार। आ जाओ, हाँ बेटा, इसको समझ में आया कि नहीं आया? स्क्रीनशॉट लेना है तो लो। लेना है कि नहीं लेना है? लेना है, चलो लो। अच्छा नीचे नहीं दिख रहा है क्या? देख लो एक बार। 3.4 गुना 10 34 एंगस्ट्रॉम और 0.34 नैनोमीटर गुना 10 3.4 नैनो
मीटर, ठीक है। आ जाओ, गुड, आ जाओ बेटा है, चलो हाँ 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 हाँ, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, ना हो तू उदास तेरे पास पास में रहूंगा जिंदगी भर, कितने अरमानों के प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले। आ जाओ, थोड़ा सा डाटा है देख लो पहले, थोड़ा सा डाटा है, ठीक है, थोड़ा सा डाटा है यहाँ पे आपको ध्यान देना है। सुनो, आगे इसका काम आएगा जी, नहीं तो नहीं लिखते, ठीक है। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और यहाँ पे सुनो डाटा है तो लिखना पड़ेगा जेनेटिक मटेरियल, क्या है जेनेटिक मटेरियल, और इधर क्या है नंबर ऑफ बेस पेयर, बेस पेयर, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं बीपी, स्मॉल पी, कैपिटल पी नहीं। आ जाओ, जैसे 5174 बैक्टीरियोफेज एक वायरस का नाम है, एक किसका नाम है जी, वायरस का नाम है, और उसका जेनेटिक मटेरियल कैसा है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, एसएस डीएनए, और साथ में क्या है सर्कुलर है, क्या है सर्कुलर है। कहता है इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर कितना होगा इसका डीएनए में, तो 5386 डाटा है तो ध्यान रखना 5386। सेम हम किसके अंदर आ जाएंगे जी, डाटा है तो ध्यान देना लाम्डा फेज, एनसीईआरटी का है, देखना पड़ता है, लाम्डा फेज भी एक किसका नाम है रे, वायरस का नाम है, ठीक है। क्या है इसके अंदर भी डीएस डीएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, क्या है जी लीनियर है, डाटा देखना पड़ेगा लीनियर है, और इसके अंदर 48,502, हाँ इसके अंदर 48,502 बेस पेयर है, ठीक है। तीसरा देखेंगे जी, तीसरा देखिए ई कोलाई, इसको मोस्ट वीआई पे रखना, ई कोलाई को, ई कोलाई का कभी कभी पूछता है, क्या है जी, हाँ डीएस डीएनए सर्कुलर है, क्या है डीएस डीएनए, और क्या है जी डीएनए सर्कुलर है, ठीक है सर्कुलर, इसका डाटा याद रखना कितना है टोटल 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर, 4.6 × 10⁻6 बेस पेयर। इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग अपने बारे में लिखना है, ठीक है, ह्यूमन का, ह्यूमन जीनोम, क्या लिखोगे ह्यूमन जीनोम, एन का लिखते हैं तो डीएस है डबल, अरे हम लोग का डीएनए कैसा डबल स्टैंडर्ड ही है ना, डीएनए है ना, सर्कुलर की लीनियर है, लीनियर होता है जी, क्या होता है लीनियर, कितना होता है एन का 3.3 × 10⁻, क्या रहे 6 बेस पेयर ना, सॉरी 9, 10⁻9 बेस पेयर कितना का है, ह्यूमन जीनोम का एन का है, किसका है एन का, अगर 2n का कर देंगे तो 2 से गुना नहीं कर दोगे, 2 से गुना कर दो क्या हो जाएगा 6.6 × 10⁻9 बेस पेयर, हमारे 2n क्रोमोसोम में टोटल इतना बेस पेयर है, अगर n का लेंगे तो 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर। तुमको दो बात याद रखना है, ई कोलाई का ध्यान रखना 4.6 × 10⁻6, और ह्यूमन जीनोम का कितना है 3.3 × 10⁻9 बेस पेयर, ये डाटा था इसलिए, ठीक है। आ जाओ, पैकिंग ऑफ डीएनए इज मोस्ट वीवीआई, ठीक है, यहीं पे हम हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर का कॉन्सेप्ट है, H1 क्या है, ठीक है, फिर देखेंगे लिंकर डीएनए क्या है, ठीक है, लिंकर डीएनए क्या है, क्रोमेटिन क्या है, सुपर सोलेनोइड क्या है, फिर क्रोमोसोम कैसे बनता है, ठीक है, ध्यान देना बहुत इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जितना हम तुमको पढ़ा के हम आगे बाहर निकाल देंगे, ठीक है। चलो बेटा है, आओ रिवीजन सीरीज है, ध्यान रखना हम कंप्लीट नहीं लिख रहे हैं, साफ सुथरा नहीं लिख रहे हैं, आपको ध्यान से सुनना है, देखना है, जहां पे भी इंपॉर्टेंट हम प्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं, ठीक है। आपको हमको ये उम्मीद है कि आपके पास नोट्स बना हुआ है, ठीक है, आप सुन लो देख लो तो आपका काम आ जाएगा, ठीक है, कहाँ कहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक, साफ साफ नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा तेजी में लिख रहे हैं इसलिए साफ साफ नहीं लिख पा रहे हैं, बाकी आराम से पढ़ाते हैं, नॉर्मल लेक्चर होता तब। ये रिवीजन सीरीज है जी, जहाँ पे जेनेटिक्स को हम कितने पेज पे पढ़ाते हैं, 30 लेक्चर में पढ़ाते हैं, पार्ट 2 को भी कम से कम 25 में, तो वहाँ पे आपको 2 लेक्चर में लेके आ रहे हैं, तो सोचिए क्या क्या आपका कितना फायदा हो रहा है, ठीक है। पैकिंग ऑफ डीएनए, पैकिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट्स में पहले देखेंगे, किसमें देखेंगे प्रोकैरियोट्स, और प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल अगर लेंगे तो कौन होता है जी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में डीएनए का टोटल पैक कैसे करते हैं हम लोग, उस न्यूक्लियस के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस, सुनो ये क्या है सेल है, सेल के अंदर क्या है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए है इसको कैसे पैक करके रखें, इतना बड़ा डीएनए को हम लोग कैसे अरेंज किए हैं, मतलब सुनो धागा देखिए, धागा को कैसे, इतना लंबा धागा को कैसे लपेट कर करके इतना सा किस में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उसको समझ में भी नहीं आता, पतंग जो उड़ाते हो, ठीक है, जो भी बोलते हो,
ठीक, तो वैसे ही डीएनए को भी हम लोग रैप कर करके उसको कैसे अरेंज करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे किसमें जी, बैक्टीरिया में। किसमें, बैक्टीरिया में कैसे होता है, टॉपिक क्या है, हाँ, तो बैक्टीरिया में इन प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया डीएनए इज कोइल्ड अराउंड नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन। बैक्टीरिया में हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, कौन सा होता है जी, नॉन हिस्टोन, याद रखना। बैक्टीरिया में जो डीएनए का पैकिंग होता है नॉन हिस्टोन बेसिक प्रोटीन के अंदर होता है। ठीक है, और उसी को हम लोग पैकिंग होने के बाद क्या बोलते हैं, जीनोपोर या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीनोपोर या फिर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोइड। इसको इंपोर्टेंट नहीं है हमको, पैकिंग ऑफ डीएनए इन प्रोकैरियोट नहीं, यूकैरियोटिक में देखना है, ह्यूमन सेल में देखना है कैसे होता है। ठीक, आ जाओ आ जाओ, ये वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इन ह्यूमन, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूकैरियोटिक सेल। किस में करेंगे, यूकैरियोटिक सेल में करेंगे। ठीक है कि नहीं है, और जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट बीबीआई पे याद रखना। अच्छा, इससे पहले आपको क्या पता है कि नहीं, हिस्टोन ऑक्टामर कैसे बनाता रहे, हिस्टोन ऑक्टामर का कॉन्सेप्ट पे आओ फिर, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, 5 मॉलिक्यूल से बनता है कि नहीं बनता है, 5 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, क्या 5 टाइप्स, क्या होता है, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 था कि नहीं था रे। तो ये दोनों क्या होता है, 2 मोल्स होता है, और ये होता है सिंगल। समझ में आ रहा है। हिस्टोन ऑक्टामर पहले देखो, बार बार पूछता है क्योंकि आगे इसका यूज करेंगे। ठीक है, हिस्टोन ऑक्टामर का हम लोग यूज करने वाले हैं। ध्यान से देखो, और ध्यान से देखे, आओ बेटा आ जाओ, ध्यान से देखो, इसका काम है आगे। चलो आओ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही टॉपिक हार्ड है यहाँ पे, और कुछ नहीं है। ठीक, आ जाओ। अभी हम लोग डीएनए बनाना सीख गए, सीखे कि नहीं, देखे, सीखे कि नहीं सीखे, सीखे, सीखे ना जी, बोलो ना, आ जाओ। ध्यान से देखना, कैसे, क्या है, डीएनए है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है कि नहीं रे, है। सुनो, ये है डीएनए, 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 आगे धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये हमको बहुत कम दिखने लग जाएगा, दूर चले गए लेके। ठीक है, ये क्या है तुम्हारा जी, डीएनए है ना, और डीएनए के एक छोटा सा टुकड़ा को हम लोग क्या बोले थे, जीन बोले थे, बोले थे कि नहीं, ये डीएनए है, और डीएनए के छोटे से टुकड़ा को क्या बोले थे, जीन बोले थे। अब सुनो, ये डीएनए को क्या करेंगे, मान लो एक, क्या बोले तुम लोग को, एक धागा भी नहीं है। ठीक है, आओ चलो हम दिखाने की कोशिश करते हैं। सुनो, ये डीएनए को हम लोग किसी पे लपेटना चाहेंगे, किस पे लपेटना चाहेंगे, किसी पे लपेटना चाहेंगे। मान लो सुनो, एक बॉल है, क्या है, क्या है, एक बॉल है, उसी बॉल में डीएनए का धागा को हम लोग क्या करना चाहेंगे, लपेटना चाहेंगे। एक मान लो टेनिस बॉल लिए हैं, उसी पे लपेट 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 करके क्या करें, डीएनए को हटाएंगे। अरे ऊन को हम लोग, ऊन जो खरीद के लाते हैं, ऊन जो खरीद के लाते हैं, तो उसको एक गोला बनाते कि नहीं बनाते, अंदर कुछ रखते हैं, उसी पे लपेटते लपेटते हैं। तो सेम डीएनए को वैसे ही तो रैपिंग करते हैं, और जिसके अंदर वो जो लपेटते हैं ना, पहले सबसे स्टार्टिंग पॉइंट में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर। क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। और अभी बताओ हमको, अभी हमको बताओ किस चीज से, कितने प्रोटीन से, कितने किस्म के मॉलिक्यूल से बना था, 5 किस्म के। क्या है, H1, H2A, मोस्ट बीबीआई है ये, H2B, H3 एंड H4, ये दोनों 2 मॉलिक्यूल्स था, ये अकेले था। अब आओ, अब आ जाओ, चलो ठीक है। मान लो डीएनए को हम लोग लेते लेते आ गए, अब ये डीएनए बहुत लंबा हो गया, अब हमको क्या करना है, इसको जी लपेटना है। यहाँ पे क्या करना है, चलो मान लो मेरे पास ये डीएनए का डबल स्टैंडर्ड धागा है। ठीक है, अब मान लो ये मेरे पास क्या है, हिस्टोन ऑक्टामर, क्या है रे, ये बॉल है, इसी के ऊपर क्या करेंगे, डीएनए को लपेटेंगे। तो देखो, लपेटे 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 लपेटे, दोनों स्टैंड को क्या कर दिए जी, लपेट दिए। क्या कर दिए, किसके ऊपर, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर। तो हिस्टोन ऑक्टामर किस चीज का बना हुआ है, देखो H1, H2, H3, H4। तो सुनो, मान लो ये टेनिस बॉल है, सुनो
ये टेनिस बॉल है। और ये किस चीज़ से बना हुआ है जी? H2A H3B सॉरी H2A H2B H3 एंड H4। सुनो, ये हिस्टोन ऑक्टामर है कि नहीं है, और H1 भी है कि नहीं है? H1 भी है। तो इसी के ऊपर किसको लपेटेंगे? मान लो टेनिस बॉल है, हिस्टोन ऑक्टामर क्या है? टेनिस बॉल है। इसी टेनिस बॉल के ऊपर डीएनए को लपेटते हैं, और डीएनए को क्या मान लो? ऊन मान लो, ऊन को लपेट रहे हैं। तो सुनो, तो लपेटे कि नहीं लपेटे? लपेटे। अब सुनो, लपेटने के बाद फिर भर जाता है तो क्या करते हैं? उस ऊन को फिर आगे लेके जाते हैं, कि नहीं ले जाके जाते हैं? जाते ना लेके। सुनो, अब मोस्ट बीबीआई सुनो, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस क्या हो गया रे? डीएनए हो गया। क्या डीएनए हो गया ना? क्या हो गया? रैप्ड हो गया, लपेटा हुआ डीएनए। क्या हो गया? रैप्ड डीएनए। तो दोनों को पता है एक साथ क्या बोलते हैं? न्यूक्लोजोम बोलते हैं। यार बाप रे बाप, इतना खतरनाक कॉन्सेप्ट कैसे तुम लोग भूल गए? इसी को तो क्या बोलते हैं हम लोग? न्यूक्लोजोम बोलते हैं, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी। अब कोई बताओ कि तुमको न्यूक्लोजोम समझ में नहीं आया? अरे हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर जब हम डीएनए को रैप करते हैं, क्या करते हैं? रैप करते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लोजोम बोलते हैं, न्यू बॉडी बोलते हैं। अब बताओ भैया, यहां लपेटेंगे, कब तक लपेटेंगे? क्या अनलिमिटेड? नहीं रे, जब तक कि मेरे पास 200 बेस पेयर ना हो जाए। मोस्ट बीबीआई क्या है? मोस्ट बीबीआई पे रखो इसको। कितने बेस पेयर का? तो बताओ, न्यूक्लोजोम का लेंथ दिख रहा है? न्यूक्लोजोम का लेंथ बताओ तो। न्यूक्लोजोम कितना बेस पेयर का? न्यूक्लोजोम कितना बेस पेयर? क्या? 200 बेस पेयर का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब सुनो, मान लो धागा को लपेटे, अब दूसरा गोला पे लेके जाएंगे। मान लो पहला वाला गोला भर गया 200 बेस पेयर का, अब अगला वाला गोला में लपेटेंगे। तो सुनो, वो कहीं खुल के ना गिर जाए पहला वाला गोला, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? बांध देते हैं। किससे? H1 से। अब समझ में आएगा? H1 से क्या कर दिए? बांध दिए, टाई अप कर दिए। किसको? डीएनए को। कहां पे? हिस्टोन ऑक्टामर में। और जो बॉल था H2A H2B H3 H4 का था, और H1 से लाके क्या कर दिए? बांध दिए। अब इसको क्या करेंगे? अगला वाला गोला पे लेके जाएंगे। कहां पे? तो ये मेरे पास अपना डीएनए आ गया, फिर इसी डीएनए को कहां लेके चले गए जी? अगला वाला हिस्टोन ऑक्टामर पे। तो फिर क्या करेंगे? लपेटेंगे। कब तक? जब तक 200 बेस पेयर पूर्ण न जाए। इसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? बोलो, न्यूक्लोजोम। या फिर इसी को क्या बोलते हैं रे? न्यू बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यू बॉडी। अब सुनो, एक न्यूक्लोजोम यहां पे, मान लो ये पहला वाला है, और दूसरा वाला कहां पे है जी? यहां पे है। तो एक न्यूक्लोजोम और दो न्यूक्लोजोम, इस पहला और दूसरा न्यूक्लोजोम के बीच जो डीएनए रहता है, उसी को क्या बोलते हैं? भूल गए? बहुत बढ़िया। अरे लिंकर डीएनए बोलते हैं भैया। क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। अच्छा ये बात बताओ, लिंकर डीएनए का लंबाई कितना है रे? 80 बेस पेयर का। कितना? 80 बेस पेयर का। सब खा पका खत्म कर दिया यार, कुछ भी याद नहीं रखते तुम लोग। दो न्यूक्लोजोम को जोड़ने वाला जो डीएनए होता है उसको क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए। लिंकर क्या? लिंक करने वाला, जोड़ने वाला। और जोड़ने वाला डीएनए का लंबाई कितना है? मोस्ट बीबीआई पे रखो, लिंकर डीएनए। अच्छा, जब डीएनए हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर लपेट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लोजोम। कितने का है? 200 बेस पेयर का। इसी को हम लोग क्या बोले थे? न्यू बॉडी बोले थे। क्या बोले थे? न्यू बॉडी बोले थे। तो दो न्यू बॉडी या फिर न्यूक्लोजोम को जो जोड़ता है उस डीएनए को लिंकर डीएनए, जो 80 बेस पेयर का होता है। ठीक है, ध्यान से देखो डायग्राम को, ध्यान से डायग्राम को देखो। देख लिए? ध्यान से देखो, कॉन्सेप्ट बनने वाला है आगे, बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट बनने वाला है। आओ बेटा, ये सब लिख लिए? सुनो, आओ अभी मिटाएंगे नहीं, कहानी खत्म नहीं हुआ है जी। कहानी खत्म कहाँ हुआ है? सुनो, कहानी खत्म नहीं हुआ है। अब सुनो, ऐसे तो कंटिन्यू चलते जाएगा कि नहीं जाएगा? कंटिन्यू चलते जाएगा ना, हिस्टोन ऑक्टामर बनते जाएगा, डीएनए चलते जाएगा। तो कुछ देर बाद पता है हमको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा। क्या दिखना शुरू हो जाएगा? ऐसा। और थोड़ा कहीं पे हमको न्यूक्लोजोम बॉडी दिखेगा। कहाँ पे? ऐसा। मतलब बहुत सारा है, तो हम मान लो दूर से अब देख रहे हैं। कैसा दिखेगा? हल्का जाएगा, हल्का दिखेगा, हल्का जाएगा, हल्का दिखेगा, हल्का जाएगा, हल्का दिखेगा। तो इस पता है स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? सोलेनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मान लो ये क्या है जी? सोलेनॉइड। क्या है? सोलेनॉइड। अब सुनो, यही सोलेनॉइड इतना दूर से जब बहुत ज्यादा इसमें कोयलिंग हो जाएगा, बहुत देखो कितना घना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं?
क्या कर रहे, घना कर रहे। तो इसी सोलेनॉइड को फिर से हम क्या नाम देंगे, सुपर कॉइल। मतलब कि ये बहुत ज्यादा कॉइलिंग कर दिए। क्या कर दिए, बहुत ज्यादा कॉइलिंग कर दिए। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सुपर कॉइल सोलेनॉइड। क्या बोलते हैं, सुपर कॉइल सोलेनॉइड। अब सुनो, यही सुपर कॉइल सोलेनॉइड आगे फिर से एकदम क्या हो जाएगा, और भी क्या हो जाएगा, कॉइलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉइलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉइलिंग हो जाएगा। अब बताओ इसका नाम क्या दिए हैं, कोई बता दो प्यार से, बता दो ना यार, थक गए हैं बोल बोल के। क्रोमेटिन फाइबर। क्या बोले, क्रोमेटिन फाइबर। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, क्रोमेटिन फाइबर। और यही क्रोमेटिन फाइबर आगे जाके क्या बनाने वाला है, भूल गए, अरे क्रोमोजोम बनाएगा यार। क्या बनाएगा, अरे बाप रे बाप रे बाप रे, कैसे भूल जाते हो। देखो देखो, इसी को हम लोग क्या बोले थे, क्रोमोजोम तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर तुम्हारे पास क्या बन गया जी, क्रोमोजोम। अब शुरू से आओ, कॉन्सेप्ट मोस्ट बीबीआई कॉन्सेप्ट, मोस्ट बीबीआई। आओ, कोई भी तुमसे गलत कराने नहीं पाएगा। ध्यान से देखना, ध्यान से, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, बहुत ही ज्यादा ध्यान से। लेक्चर हो चुका है 1 घंटा 16 मिनट का, और 10 मिनट का कोशिश करेंगे, ठीक है। आओ, डीएनए है, डीएनए चलता गया चलता गया चलता गया, कह दिए भैया डीएनए के एक छोटे से टुकड़ा को क्या बोल दिए, जीन बोल दिए। अब भैया इस डीएनए को तो हम ऐसे नहीं खोल सकते। अरे एक बहुत बड़ा ऊन है, ऊन को ऐसे जैसे छोड़ देंगे क्या, उलझा हुआ ना, उसको सुलझाएंगे रे, क्या करेंगे, सुलझाएंगे। तो आओ, तो इसको हम सुलझाने की कोशिश किया, तो भैया लपेटेंगे किसमें, तो लपेटेंगे किसमें, हिस्टोन ऑक्टामर में। किसमें, हिस्टोन ऑक्टामर में। तो फिर बोलो भैया हिस्टोन ऑक्टामर किस चीज का बना हुआ है, H1 H2A H2B H3 एंड H4, है कि नहीं है। आओ, हिस्टोन ऑक्टामर मान लो टेनिस का बॉल है, तो उसी में डीएनए को लपेटे 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 लपेटे, कब तक, 200 बेस पेयर तक। कब तक, 200 बेस पेयर तक। जैसे ही उसको लपेट दिए 200 बेस पेयर तक हिस्टोन ऑक्टामर को, हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डीएनए को, तब उसका नाम नया दे दिए क्या, न्यूक्लोजोम। तो बताओ डीएनए, न्यूक्लोजोम में डीएनए का लेंथ कितना है, 200 बेस पेयर का है। और इसी को क्या बोलते हैं जी, न्यू बॉडी। ऐसे ही कंटिन्यू चलता गया। ये दूसरा न्यूक्लोजोम बनाया कि नहीं बनाया, बनाया। तो कहता है एक न्यूक्लोजोम और 2 न्यूक्लोजोम को जो डीएनए जोड़ता है, उस डीएनए को क्या बोल दिए, लिंकर डीएनए, जो कितना बेस पेयर का है, 80 बेस पेयर का है। कितने का है, 80 बेस पेयर का है। कितने का है, 80 बेस पेयर का है। अब सुनो, यही न्यूक्लोजोम फिर कंटिन्यू चलते जाएगा, कंटिन्यू चलते जाएगा। जब देखेंगे दूर से तो और भी ये ज्यादा कॉइलिंग हो गया, तो उसको क्या बोल दिए जी, सोलेनॉइड। यही सोलेनॉइड, वो डीएनए ही चल रहा कंटिन्यू, और भी कॉइलिंग कर दिया तो क्या हो गया, हमको सुपर कॉइल सोलेनॉइड मिल गया। फिर और भी उससे ज्यादा कॉइलिंग कर दिया तो क्या बोल दिया जी, मोटा होते गया, थिकनेस इतना ज्यादा लपेटे की मोटाई बढ़ता गया, तब उसको क्या बोल दिया, क्रोमेटिन फाइबर। और यही क्रोमेटिन आगे जाके क्या बना देगा, क्रोमोजोम। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, कौन सा समझ में नहीं आया। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भैया, बाप रे थक गए, ध्यान से देखो। छू लेते हो तर जो दिल के, तुम ही कहो कैसे जी के, तौबा तुम्हारे ये ईसा। कॉन्सेप्ट देखो ध्यान से, यहीं से क्वेश्चन आएगा और कहीं से नहीं आएगा। छू लेते हो तार जो दिल के, तुम ही बताओ कैसे जी के, तौबा तुम्हारे ये इशारे, हम तो दीवाने हैं तुम्हारे। इसको डेढ़ लेक्चर में खत्म करेंगे और 5 मिनट देख लो बस, खत्म हो गया। मेन इंपोर्टेंट जो हमको समझाना था समझा दिए। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, ठीक है। आ जाओ, अगला टॉपिक क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। लेक्चर तुम्हारा हो गया है जी 1 घंटा 19 मिनट का, और मैक्सिमम हम 10 मिनट पे इसको लपेटने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आ जाओ, मिटाए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आओ, जख्म है मेरा ताजा ताजा, तुम ही बताओ मैं क्यों जियूं, तुम्हारे सिवा न कोई दूजा, जियूं तो जियूं मैं यूं कैसे, तौबा तुम्हारे ये इशारे। आओ हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं।
हाँ, टॉपिक क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल। ये 11th की बातें हैं, ठीक है। कौन दिया था? हाँ, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, गिवेन बाय एफ ग्रिफिथ। एफ ग्रिफिथ कब दिया था रे? 1928 को। और किस पे ये प्रिंसिपल क्या था, किस पे ये अपना एक्सपेरिमेंट किया था? याद रखना, मोस्ट बीबीआई है ये। डाइप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। किस पे? डाइप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया। अरे क्या था रे? कुछ नहीं था यार। क्या था? कुछ नहीं था। एक्सपेरिमेंट देखोगे करके? अरे देखोगे कि नहीं देखोगे? कहानी चले जाएगा लंबा, कहानी चले जाएगा लंबा, लेकिन कोशिश करेंगे दिखाने का। बेटा ये बात ध्यान रखो। ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल कौन दिया था? एफ ग्रिफिथ, 1928 को। किस पे किया था रिसर्च? डायप्लोकोकस निमोनिया फिर स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। बेटा आओ, उसका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखो। लंबा है यार, लेक्चर हो जाएगा लंबा। सुनो, चलो कर देते हैं। आओ, सुनो रे, एक कल्चर प्लेट लिया, उसने दो किस्म बैक्टीरिया का, दो स्टेन को लिया। कितने स्टेन को? दो स्टेन को। एक को क्या लिया दिया जी? रफ वाला। कौन सा लिया? रफ वाला। इसी को क्या बोलते हैं? R2 स्टेन। और ये R2 स्टेन क्या होता है? नॉन पैथोजेनिक होता है, बीमार करने वाला नहीं होता है रे। ए वायरुलेंट। नॉन पैथोजेनिक को पैथोजेनिक को हम लोग क्या बोले थे? ए वायरुलेंट। और दूसरा जो बैक्टीरिया स्टेन लिया था, कौन सा जी? स्मूथ वाला। कौन सा? स्मूथ स्टेन। इसी को S3 स्टेन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? S3 स्टेन बोलते हैं। ये क्या होता है? पैथोजेनिक होता है। क्या होता है? पैथोजेनिक होता है, और ये नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। क्या बोलते हैं? वायरुलेंट। बहुत सारा नाम है, ठीक है। तो उसने क्या किया, ठीक है, दो स्टेन है R2 और S3। R2 वाला नुकसान नहीं पहुंचाता, S3 वाला नुकसान पहुंचाता है। R2 स्टेन को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन पैथोजेनिक, जो ए वायरुलेंट है, जो रफ है। S3 वाला क्या है? स्मूथ है, पैथोजेनिक और वायरुलेंट है। अब सुनो उसने क्या किया, क्या किया देखो। एक्सपेरिमेंट सबको पता है, आओ फटाफट से कर लेते हैं यार। सुनो, R2 स्टेन लिया और किस में डाल दिया तेरे? इंजेक्टेड इनटू किसमें? माइस में। सुनो, क्योंकि हम सबको पता है कि बैक्टीरिया का R2 स्टेन क्या नुकसान पहुंचाने वाला है? नहीं है ना। तो चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा रे? जिंदा रहेगा, ठीक है। आओ, दूसरा क्या किया? S3 स्टेन को लिया और इसको किस में डाल दिया? चूहा के अंदर। सेम रिजल्ट। तो इस बार क्योंकि S3 वाला सबको पता है नुकसान पहुंचाने वाला है, तो चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा रे? क्या हो जाएगा? डेड हो जाएगा, समझे। अब तीसरा एक्सपेरिमेंट देखो। R2 को क्या किए जी? हाँ, तीसरा एक्सपेरिमेंट देख लो। S3 को क्या किए जी? हाँ, हिट किल किए। क्या किए? सॉरी, S3 को लिए, हिट किल किए। इस बार क्या किए? हिट किल किए। उसके बाद किस में डाले? माइस में डाले। तो हिट किल के बाद क्या देखे जी? माइस क्या रह गया? जिंदा रह गया। जिंदा रहा कि नहीं रहा? माइस अलाइव। और चौथा क्या था जी? हाँ, चौथा क्या था? ध्यान से देखो, एक्सपेरिमेंट है। S3 था, क्या किए? हिट किल किए। हिट किल प्लस, सुनो इस बार क्या मिला दिए जी? R2 स्टेन मिला दिए थे। क्या मिला दिए? हिट किल किए, R2 मिला दिए, और क्या कर दिए? फिर से माइस में डाल दिए। क्या बोले? इंजेक्टेड इनटू माइस। इंजेक्टेड इनटू माइस। तो रिजल्ट देखो, इस बार क्या हो जाएगा? डेड हो गया। क्या हो गया? डेड हो गया। जल्दी से देखो क्यों ऐसा हुआ। चूहा क्या हो गया रे? मर गया। चूहा क्या हो गया? मर गयो। वाई? चूहा क्या हो गया? आवाज आ रही है? कैसे लगेगा? अच्छा यहाँ पे आओ। चूहा क्या हो गया? मर गया, ठीक है।
आओ तो सुनो, इसने क्या कहा, एफ ग्रिफिथ, ये एक्सपेरिमेंट कौन किया था रे, इसी एक्सपेरिमेंट में हम लोग क्या बोले थे, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल, इसे वो कहते थे एफ ग्रिफिथ। उसने क्या बोला कि कुछ ऐसा चीज है, ठीक है, जो R2 से S3 में ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सुनो नहीं, कुछ ऐसा चीज है जो S3 से कहां पे ट्रांसफर हो रहा है, R2 में, और इस R2 को भी क्या कर देता है जी, वायरुलेंट बना देता है, पैथोजेनिक बनाता है, जिसकी वजह से हम चूहा में इसको डाले तो चूहा क्या हो गया, मर गया। यहाँ सुनो, R2 क्या था, बिना नुकसान वाला था, चूहा में डाले चूहा जिंदा है, S3 को डाले क्योंकि नुकसान वाला था तो चूहा मर गया। S3 को हिट किल किए, मतलब उसका जो नुकसान वाला पॉइजनस था जो भी था वो क्या हो गया जी, हिट करके जब हम चूहे में डाले तो चूहा जिंदा रहा, लेकिन इस बार हिट किल किए पर R2 को मिलाया तो चूहा फिर से मर गया। व्हाट इज द रीजन, तो कहता है यहां से यहां तक कुछ ऐसा चीज ट्रांसफर हो रहा है, क्या हो रहा है, ऐसा चीज ट्रांसफर होता है जो S3 R2 क्या बन जाता है जी, वायरुलेंट बना देता है और इसको चूहा को क्या कर देता है, मार देता है। तो इसने कुछ क्या बोला कि कुछ ऐसा चीज है, उसने नहीं बोला क्या है वो, DNA है RNA, उसने कुछ भी बोलने नहीं पाया, ठीक है। इसी के एक्सपेरिमेंट को आगे लेके गया कौन, 3 साइंटिस्ट, री एक्सपेरिमेंट बाय 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट। और सुनता है इसके साइंटिस्ट का नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या था पहला, मैक्लॉयड मैककार्टी और क्या रे लास्ट वाला रे, मैक्लॉयड मैककार्टी और एवरी था, क्या था। और इसी एक्सपेरिमेंट को लेके गया और उसने देखो क्या किया, सुनो, बेचारा एफ ग्रिफिथ ये बात बोल के मर गया कि S3 से R2 में कुछ ऐसा चीज ट्रांसफर होता है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, ठीक है, लेकिन वो चीज क्या है, ना ही DNA है, ना ही RNA, ना ही प्रोटीन, कुछ भी बोलने नहीं पाया। उसने बोला लेकिन कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो इसी के एक्सपेरिमेंट को आगे लेके गया कौन, अच्छा ये तीनों साइंटिस्ट। तो 5वां स्टेप पे सुनो, री एक्सपेरिमेंट लिख ही लो, री एक्सपेरिमेंट बाय 3 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंट, मैक्लॉयड मैककार्टी और एवरी। तो सुनो क्या किया अब, S3 सुनो सेम चीज रहेगा, अब S3 क्या किए रे, री एक्सपेरिमेंट कैसे किए इसको, हाँ सुनो, S3 को क्या किए, हिट किल किए, प्लस R2 साथ में मिलेगा, R2 सुनो यहाँ पे कुछ बातें लिख रहे हैं, सुनो, प्रोटीज एक एंजाइम का नाम है, किसका है, एंजाइम का नाम है, जो किसको मार काट करके खत्म कर दे, काट देगा रे, प्रोटीन को, किसको, प्रोटीन को। RNase एक एंजाइम का नाम है जो इसको काट छाट करेगा, RNase किसको, RNA को। और DNase एक एंजाइम का नाम है जो किसको काट छाट करेगा, DNA को। समझो यहाँ पे आप, सुनो, अब ये बातें बेचारा बोल के मर गया कि कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है, या तो DNA होगा, या तो प्रोटीन होगा, या तो RNA होगा। कौन बोल के मर गया, एफ ग्रिफिथ 1928 को किस पे एक्सपेरिमेंट किया था, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर हाँ स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया में, उसी को लेके आगे गया 3 साइंटिस्ट और उसी चीज को उसने रिपीट किया। और इस बार क्या किया, उसको क्या लग रहा था कि S3 से R2 में क्या ट्रांसफर हो रहा है रे, प्रोटीन ट्रांसफर हो रहा है। अगर प्रोटीन ट्रांसफर होके इसको नुकसान पहुंचा रहा है, R2 को भी मतलब क्या बना देता है, पैथोजेनिक बना देता है, तो क्या होगा, चूहा मर जाएगा। सुनो यहाँ पे हम क्या लगा दिए, प्रोटीज एंजाइम, क्या लगा दिए, प्रोटीज एंजाइम, और फिर क्या कर दिए, इंजेक्टेड इनटू माइस। तो माइस इस बार क्या हो जाएगा, माइस डेड, फिर से माइस मर गया। अब 6वां नंबर पे आओ, सेम एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इस बार प्रोटीन नहीं लगाया उसने, क्या लगाया, हर चीज सेम रहेगा, क्या लगाया जी, RNase, क्या लगा दिया, RNase, फिर से चूहा में डाल दिया तो फिर से चूहा मर गया, माइस डेड। और लास्ट में क्या किया उसने, S3 लगा दिया और यहां से यहां तक फिर से लगाया, इस बार क्या लगा दिया जी, DNase। और हम अभी बताए क्या, DNase क्या करता है, DNA को काट छाट करने वाला। सुनो उसको लगा था क्या, S3 से R2 में क्या जाता है, प्रोटीन जाता है, और प्रोटीन जाके S3 वाला R2 क्या नुकसान वाला पहुंचा देता है और चूहे को मार देता है। तो जब प्रोटीज लगाए तो फिर भी चूहा मर जाता है, ठीक है, फिर भी चूहा मर जाता है। प्रोटीज क्यों लगाए, हम ये लगाए, अगर S3 से R2 में प्रोटीन जाता होगा तो प्रोटीज एंजाइम लगा के प्रोटीन को हम रोक लेंगे, काट छाट कर देंगे, तो यहां से वहां तक ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। प्रोटीज का काम क्या है, प्रोटीन को काट छाट करना, ठीक है। तो जब देखे कि चूहा फिर भी मर गया तो हम सोचे कि जो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो रहा है वो जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है, तो क्या है, फिर हम सोचे, हमको लगा क्या कि RNA है, तो चलो RNA को काट छाट वाला एंजाइम लगा दिया, कौन सा, RNase। जब फिर RNase लगाए तो फिर भी चूहा मर गया, अच्छा सॉरी, फिर भी चूहा मर गया, तो हमको क्या लग रहा था कि S3 से R2 में कौन ट्रांसफर होता है, RNA, तो RNA को रोकने के लिए RNase एंजाइम लगाए, फिर देखे रिजल्ट तो फिर भी चूहा मर गया। फिर हम सोचे कि चलो DNA वाला लगा देते हैं,
तो डीएनए एंजाइम डीएनए को काट छाट करता है। तो क्या लगा, H3 से R2 में इस बार हमको लग रहा था कि डीएनए हो रहा है, तो डीएनए को रोकने के लिए क्या एंजाइम लगा दिए थी, डीएनएज। तो जब फिर इसको हम चूहा में डाले तो चूहा क्या हो गया, जिंदा। तो इस बात से ये बात का प्रूफ हो गया कि S3 से R में कौन ट्रांसफर हो रहा था जी, डीएनए। इसी बात को बेचारा एफ ग्रिफिथ यहां तक रिजल्ट पहुंचा दिया था, लेकिन प्रूफ करने नहीं पाया था। इसी बात को प्रूफ किसने किया था, 3 इंडिपेंडेंट साइंटिस्ट, मैक्लोइड, मैककार्टी और एवरी। और इस बात का प्रूफ हो गया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, डीएनए है। लेकिन दुनिया इस बात से भी सहमत नहीं हुआ, वो बोलता है हम नहीं मानेंगे, कुछ और करके दिखाओ। तो फिर से एक और साइंटिस्ट आया, हर्शे एंड चेस, 1952 को इस एक्सपेरिमेंट किया था उसने। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। और एक वायरस पे किया था जी, किस पे, बैक्टीरियोफेज वायरस पे किया था। और उस वायरस को क्या किया, सुनो, इसने तो बोल दिया डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन कोई भी नहीं माना। तो इसी मानने के लिए हम लोग क्या कर दिए, उसी एक्सपेरिमेंट को फिर से 1952 में किसी और साइंटिस्ट ने प्रूव किया था। उस एक्सपेरिमेंट को नहीं, अलग से किया था, अलग से किया था। और उस एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। क्या नाम है, हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। कब किया था, 1952 को। पहला सवाल कब किया था, 1952। कहता किस पे किया था, बैक्टीरियोफेज वायरस पे। और उस बैक्टीरियोफेज वायरस को किस पे अटैक करवाया थी, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। क्या करवाया, फटाफट से देख लो यार, सुनो मिटाएं, क्योंकि लिखते हैं तो बहुत टाइम लग जाता है यार, लिखते हैं तो बहुत टाइम में हो जाता है और लेक्चर हो जाता है लंबा। ठीक है, 1 घंटा 31 का हो गया तो लिखेंगे नहीं। सुनो, हर्शे एंड चेस आया, ठीक है। अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, सुन लो पहले, अपना एक्सपेरिमेंट किस पे किया था, IBC। सुनो, किस पे, बैक्टीरियोफेज वायरस पे। किस पे किया था, बैक्टीरियोफेज वायरस पे। सुनो, क्वेश्चन बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन बनता है। और इस बैक्टीरियोफेज वायरस को किस पे अटैक करवाया जी, किस पे, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। क्या कर दिया, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। सुनो, वो कहता है बैक्टीरिया पे अटैक करवाया था बैक्टीरियोफेज वायरस से। वो कहता है, सुनो, प्रोटीन में क्या होता है जी, सल्फर होता है, और डीएनए में क्या होता है, फॉस्फेट। दोनों का अटैक करवाएगा अलग अलग तरीके से। देखा दोनों सेल के अंदर, सुनो, जो वायरस के अंदर जो सल्फर 32 था, तो सेल, सुनो, जब इसको ई कोलाई को जब अटैक किया था तो वो डीएनए ट्रांसफर करेगा। जब डीएनए ट्रांसफर करेगा तो डीएनए के अंदर क्या होता है, फॉस्फेट होता है ना, तो फॉस्फेट होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों को अलग अलग रेडियो लेवल करके क्या करवाया था, अटैक करवाया था। तो देखो, एक बार सल्फर से हम लोग रेडियो लेवल कर दिए और एक बार फॉस्फेट से करा दिए। सल्फर से कराया तो क्या किए, जब वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करता है तो सल्फर ट्रांसफर ही नहीं होता है। ठीक है, जब फॉस्फेट को लेवल करके देखे तो वायरस जो ई कोलाई पे जो अटैक करता है तो कौन सा जा रहा था जी, फॉस्फेट जा रहा था। तो इस बात से इस बार 100% प्रूव हो गया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। ठीक है, बहुत तेजी में बोले, लेक्चर बहुत लंबा हो चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन तुमको क्या याद रखना, हर्शे चेस एक्सपेरिमेंट का, बैक्टीरियोफेज वायरस पे किया था और उस वायरस को किस पे अटैक करवाया था, ई कोलाई बैक्टीरिया पे। ठीक है, सल्फर कितना, सल्फर 32 लिया था और फॉस्फेट कितना लिया था, 35। फॉस्फोरस तो देखने दो, हाँ, फॉस्फोरस 32, हाँ, सल्फर कितना लिया था, सल्फर 35 और फॉस्फोरस 32 लिया था। समझे, रेडियो लेवल करके दोनों को अटैक कर दिया। और हम जब बाद में ई कोलाई पे अटैक करवाया तो देखें कि ई कोलाई के अंदर किसका डीएनए आया जी, फॉस्फेट 32 वाला आया है। ठीक है, और इस बात से प्रूव हो गया कि फॉस्फेट क्यों प्रूव हो गया, क्योंकि डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड होता है, तो वायरस में भी डीएनए है ना, तो इसमें भी फॉस्फोरिक एसिड आया ही होगा। ठीक है, आ जाओ। तो फ्रॉम द हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट इट इज प्रूव दैट द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए बट इन सम वायरस आरएनए के जेनेटिक मटेरियल। मोस्ट भी लिखो। सुनो, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, प्रूव तो हो गया ना, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है जी, डीएनए। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, क्या है, कुछ एक्सेप्शन है, जहां पे कौन जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, आरएनए में। और कहां कहां होता है जी, टीएमबी में। कहां होता है, टीएमबी, टोबैको मोजाइक वायरस। फुल फॉर्म तो पता ही होगा सबको, टोबैको मोजाइक क्या होता है, वायरस होता है। ठीक है, और एक जगह होता है क्यूबी बैक्टीरियोफेज वायरस, क्यूब बीटा बैक्टीरियोफेज वायरस पे होता है। 2 जगह होता है जहां पे आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करता है, बाकी दुनिया में हर जगह क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल का काम डीएनए करता है। ठीक है, लास्ट हम लोग सुन लो, यहाँ पे हम लोग का हो गया चैप्टर खत्म। हाँ, खत्म हो गया। आप सुनो, एक हम लोग देखते थे डिस्कशन, क्राइटेरिया ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल होने के लिए आपको क्या क्या कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, आपके पास नोट से एक बार ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, टाइम रहने से हम लिखा नहीं रहे हैं, तेजी से निकल रहे। ठीक है, इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल। जो जेनेटिक मटेरियल होगा उसको क्या होना चाहिए जी, केमिकल और स्ट्रक्चरल क्या होना पड़ेगा, स्टेबल होना पड़ेगा ही।
ठीक है। उसके बाद अगला है इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट इट्स जनरेट इट्स रेप्लिका, इसको अपना खुद का कॉपी बनाना पड़ेगा। इट शुड बी प्रोवाइड द स्कोप ऑफ स्लो म्यूटेशन, कहता है जो जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा उसको म्यूटेशन भी दिखाना पड़ेगा। ठीक है। इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, इसको अपने आप को मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में भी शो ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन, कि ज्यादा डीएनए स्टेबल है या ज्यादा आरएनए स्टेबल है, तुम ही बताओ क्या होगा। अरे डीएनए क्यों, अब सुनो लेक्चर का शुरुआत ही याद करो, जब आरएनए का फोटो बनाए थे तो आरएनए के सुनो राइबोस शुगर बनाए थे तो सेकंड पोजीशन पे ओएच था, आरएनए का था ना, तो वहीं पे डीएनए पे सेकंड पोजीशन का जो ओएच जो होता है वहां पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिए, जो रिमूव कर दिए जिसकी वजह से क्या हो गया जी, स्टेबिलिटी घट गया, उसका रिएक्टिविटी घट गया। तो रिएक्टिविटी जिसका घटता है वो क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। अगर वहां पे OH होता तो ज्यादा रिएक्टिव होता तो स्टेबल कम हो जाता। तो आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है तो कम स्टेबल, और डीएनए कम रिएक्टिव है तो ज्यादा स्टेबल, कहता है कि नहीं कहता है। तो पहला क्वेश्चन तुमसे पूछा है व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, तो फ्री टू OH ऑफ आरएनए मेक्स इट मोर लाइएबल एंड इजीली डिग्रेडेबल, कॉन्सेप्ट याद को याद आ रहा है ना, हाँ गुड। ठीक है। प्रेजेंस ऑफ थायमिन या 5 मिथाइल यूरेसिल एट द प्लेस ऑफ यूरेसिल कन्फर्स एडिशनल स्टेबिलिटी टू डीएनए। सुनो आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल, और डीएनए में क्या होता है, थायमिन। तो यूरेसिल में एक OH ज्यादा होता है, ठीक है, उसके वजह से फिर से आरएनए क्या हो गया, कम स्टेबल हो गया। अरे OH ग्रुप बनेगा तो बढ़ेगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो जैसे ही रिएक्टिविटी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसमें भी आरएनए क्या हो जाएगा, रिएक्टिविटी बढ़ने की वजह से डीएनए का आरएनए का स्टेबिलिटी क्या हो गया, घट जाएगा। ठीक है। आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट फास्टर रेट, और इसमें म्यूटेशन भी बहुत तेजी से होता है। तो 3 पॉइंट याद रखो, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू आरएनए, पहला तो फ्री टू OH एट आरएनए मेक इज मोर लायबल एंड रिएक्टिव, सो इसका स्टेबिलिटी घट जाता है जिसकी वजह से आरएनए का डीएनए का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है। ठीक है। उसके बाद आरएनए में यूरेसिल है जो ज्यादा रिएक्टिव है, ठीक है, और डीएनए में क्या है, थायमिन है जो कम रिएक्टिव और स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। और आरएनए ज्यादा म्यूटेशन, आरएनए में जो म्यूटेशन का रेट है बहुत तेजी से होता है और डीएनए में म्यूटेशन का रेट बहुत स्लो होता है, इसको स्टेबल बना देता है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। आज का लेक्चर हो गया खत्म, 1 घंटा 30 मिनट का हो गया होगा। ठीक है। 30 लेक्चर को हम 2 लेक्चर में खत्म कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगला लेक्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट VBI। आप ध्यान से देखिएगा, कहीं पे कुछ अगर इधर उधर बोल दिए, इधर बोल दिए तो ध्यान रखिए, पहली बार रिकॉर्ड कर रहे तो थोड़ा सा होता है, इधर उधर जुबान फिसल जाता है। ठीक है। बाकी अभी जो लास्ट वाला नहीं लिखा है आपके पास नोट्स है, आप देख लीजिएगा। बाकी जहां कॉन्सेप्ट समझाने का है हम 100% कोशिश कर रहे हैं कि आप कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है। लिखाते भी है, समझाते भी है, तेजी से करके देख लीजिए, लाइक सब्सक्राइब जो भी है कर लीजिए, और अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। अगला लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 2, और यहीं पे हम लोग जेनेटिक्स पार्ट 2 का कहानी खत्म कर देंगे। तीसरा लेक्चर इसका डिस्कशन सीरीज रहेगा, जितना क्वेश्चन पूछा हुआ है सारा कर लेंगे और आपको बहुत मजा आने वाला है। आप समझिए जेनेटिक्स आपका हैंड में है, इसको जैसे ही खत्म करके हम लोग क्या करेंगे, फिर रिप्रोडक्शन कर लेंगे, उसके बाद डिजीज कर लेंगे। अगले 25 या 26 तक आपका कंप्लीट बायोलॉजी आपको आपके हैंड में रहेगा, और वो भी रिवीजन सीरीज के साथ। ठीक है। तो सबको बोलिए सब्सक्राइब कर लेगा, और जो नहीं देखा है वो देख लेगा। ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। कमेंट जरूर करो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। ठीक। रात के 11 बज रहे, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, ध्यान देना। ठीक।